लहरों के दोष पे आवाज की इस खूबसूरत रिश्ते से मुंसलिक हम और आप रहते हैं इस प्रोग्राम में जिसका नाम है बोल के लब आजाद हैं तेरे। आज का हमारा शो हाउ टू डील विद डिफिकल्ट पीपल का पार्ट 2 आपकी खिदमत में हाजिर है जी। और तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, वेरी वार्म वेलकम टू द शो। पिछले शो में थोड़ी बहुत टेक्निकल डिफिकल्टीज थी हमारे साथ। ये जो फेसबुक के काम है ना, हम रेडियो के लोग हैं और जब इसको वीडियो में लेके जाते हैं तो बहुत सारे हमारे कबातें जो हैं वो पैदा हो जाती हैं। तो हम कोशिश करते हैं साथ उसको, क्योंकि ये सिर्फ फेसबुक पे नहीं जाता है, ये आपके इंस्टाग्राम पे भी जाता है, फिर इसको यूट्यूब पे भी जाना होता है, इसकी एडिटिंग की जाती है, इसके बहुत सारे मसाइल होते हैं। लेकिन कोशिश करते हैं कि जो फेसबुक लाइव के हमारे नए लोग जो हमें मिले हैं जी, उन तमाम लोगों को खुशामदीद कहते हैं और उनको हम बताते चलें कि अगर आपने शो में कोई डिफ़िकल्टी होती है आपको, ये फेसबुक लाइव है, इसमें आवाज़ और तस्वीर ये असल काम नहीं है फेसबुक का, ठीक। तो ये भी उनका एक फ़ीचर है, इसमें कोई ऊपर नीचे आपको चीज़ें गलतियाँ महसूस हों तो आपने एक ही काम करना है, रेडियो आज़ाद का आईफोन और एंड्रॉयड ऐप दुनिया के किसी भी मुल्क में, अमेरिका के किसी शहर में, कहीं पर भी आप हैं जी, तो आपको बड़े आराम से मिल जाएगा। रेडियो आज़ाद इज़ द नेम। एंटरटेनमेंट के ख़जाने के ताले की चाबी का नंबर 9725019390 और यहाँ पे आप हमारे पैनल पे जल बुझ जाएंगे जी, जगमग करेंगे और फिर हम आपकी कॉल लेंगे। सो आज का शो हाउ टू डील विद डिफिकल्ट पीपल, पहला पार्ट उसकी पजीराई का, पॉइंट्स का, ईमेल्स का, टेक्स्ट का। और आज बहुत सारे पॉइंट्स मेरे पास हैं जो लोगों ने कुछ अपने सवाल भेजे हैं, कुछ उन्होंने अपने एंगल्स भेजे हैं, कुछ उन्हें टेक्निकल सिचुएशंस भेजी हैं जी, उसके बारे में। तो आज इससे पहले कि मैं पहला कॉल लूँ, मैं आपको कुछ थोड़ा सा रीकैप करते हैं पिछले शो का और उसके बाद एक प्रेमिस बांधना। पहला ये, मुश्किल लोग कौन होते हैं ज़िंदगी में, इसके बारे में बात हुई थी हमारी। मुश्किल लोगों से क्या क्या मसाइल पैदा होते हैं उनसे या आपसे, और या हम मुश्किल हैं या नहीं, ये हमारी बातें हुई थी। फिर हमने कुछ उसको डिफ़ाइन किया था। हर आदमी मुश्किल को अपने तरीके से डिफ़ाइन करेगा। अगर आपका दिमाग जो है वो मुश्किल तरीके से काम करता है तो आसान आदमी आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। अगर आपका दिमाग आसान तरीके से ऑपरेट करता है तो मुश्किलात जो हैं जब आप देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। तो मुश्किल आदमी ज़्यादातर सोचते कुछ हैं, बोलते कुछ हैं, कहते कुछ हैं, चाहते कुछ और है। ये जिसकी तरतीब ठीक नहीं है ना, वो एक मुश्किल आदमी रहेगा। इसमें ऐसे बंदे में कंसिस्टेंसी नहीं होती है, उनको पता नहीं होता उनको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। ये भी पता हो जाए ना कि क्या चाहिए अभी, तो थोड़ी देर बाद नहीं पता होता कि अब क्या चाहिए। अब उन्हें कुछ और चाहिए और बाद में कुछ और चाहिए होता। प्लानिंग में मसाइल पैदा होते हैं, बार बार चीज़ों को रीट्वीक करना पड़ता है। सेटिस्फैक्शन के इश्यूज होते हैं, क्योंकि जब पता ही नहीं क्या करना है तो जो कुछ भी होगा बीच में पता चलता है कि जी सेटिस्फाइड हैं या नहीं है। इस किस्म के और बहुत सारे मसाइल हैं जो हमारी ज़िंदगी में, और हम एक्चुअली ट्रेंड हैं चीज़ों को मुश्किल करने के लिए, क्योंकि हमें किसी ने बता दिया था वो अक्लमंद आदमी जो होता है ना, जो इंटेलिजेंट होता है, वो मुश्किल बातें करता है, मुश्किल अल्फाज यूज़ करता है, मुश्किल सिचुएशंस बनाता है, ठीक है। तो किसी ने हमें ये नहीं बताया कि आसान काम जिसने हमें बनाया उसने कहा सीधी और सच्ची बात और आसानियाँ पैदा करो। तो इस किस्म की ये हमारा टॉपिक है। आज पार्ट 2 में हमने बड़ा सिंपल सा रखा है। एक, आपने ये बताना है, ये तो कोई भी आपके जहन में सवाल हो जी कि अगर कोई इंसान ऐसे करता है तो उसको कैसे हैंडल करना चाहिए। अगर वो आदमी कहता कुछ है और कर कुछ और रहा है और कुछ अब मैं जो करके देता हूँ उनको नहीं पसंद आता, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए। एक ये सवाल बन सकता है सिचुएशनल। दूसरा ये कि आप अपने आप को बीच में से निकाल दें और कहें कि जी दो बंदे हैं, एक बंदे का ये मसला है, दूसरे का ये मसला है, दोनों साथ सिचुएशन के अंदर हैं, तो इसमें से मुश्किल कौन सा होगा पहले ये पता कर लें और उसके बाद ये देखते हैं कि इसका आसान हल क्या होगा। ये गारंटी है आपकी कि कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं होगा, कोई ऐसी सिचुएशन नहीं होगी जिसका एक आसान हल ना हो। ये हो नहीं सकता, क्योंकि कुदरत का कानून ऐसा है कि दवाई पहले बन जाती है, मर्ज बाद में बनता है। मर्ज पैदा होता है तो फिर डिस्कवरी की जाती है उस दवा की जो कि पहले से कुदरत ने मौजूद कर रखी है, और फिर चीज़ों को मिला के उसको बना दिया जाता है। बिल्कुल इसी तरह जवाब भी होते हैं ना, जवाब पहले से रखे हुए हैं का यूनिवर्स के लॉज के अंदर। हमें जब सवाल पैदा होता है फिर हम उसकी नीड पैदा होती है, हम उसको ढूंढते हैं, फिर हमें उसके जवाब मिलते हैं, ठीक। इस बात के साथ आज का पहला लकी कॉलर देखते हैं जी कौन है हमारे साथ। रेडियो आज़ाद, यूर ऑन द एयर। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, तो मेरे पास एक दो क्वेश्चन हैं, लाइक जैसे अभी आपने बताया था, तो मेरे बिल्कुल ये इसी टाइप का एक क्वेश्चन। पहला मेरा क्वेश्चन है कि कुछ लोग आप देखें ऐसे होते हैं कि जो अपना काम जो है ना वो पूरा नहीं करते। लाइक वो जो कहते हैं, जैसे आपने अभी बिगिनिंग में जो इंट्रोडक्शन दिया था कि यानी उनके जो कहते हैं ना कॉल और फेल में बहुत
फर्क होता है। जी। वो कहते कुछ है, करते कुछ है। वो खुद ऑर्गेनाइज नहीं होते, दूसरे लोगों से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो ऑर्गेनाइज। वो खुद सच नहीं बोलते, दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो सच बोले। मतलब और बहुत से काम खुद अपना काम वक्त पर कंप्लीट नहीं करते, हार्ड वर्क नहीं करते, दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं कि लाइक वो हर काम जो है वो टाइम पर हो, मेहनत करो, लाइक दिस। ठीक है, तो ऐसे लोगों को किस तरह डील करना चाहिए? गुड, बहुत अच्छा पॉइंट है जी। एक हो गया। अच्छा, दूसरा मेरा पॉइंट ये है कि अच्छा कुछ लोग आप देखें इस टाइप के होते हैं जिनके साथ आपका जिंदगी में कोई लेना देना नहीं होता, ना आपका कोई उनके साथ इंटरेक्शन होता है, ना आपका मिलना है, ना जुलना है, ना आपका कुछ नहीं होता, लेकिन आपको दूसरों से पता चलता है किसी थर्ड पर्सन से कि वो लोग इतने परेशान है, लाइक कि वो आपके बारे में परेशान आपके बारे में, हेलो, आपके बारे में परेशान है खामखा। जी जी जी, मतलब वो परेशान हो गए ना कि लाइक आपको लेकर या मुझे लेकर वो पीछे बुरी बातें करते हैं, आपके जो भी आपके काम है उसमें जो रुकावटें डालने की कोशिश करते हैं। और मतलब वो उनकी क्या साइकी होती है बिहाइंड दिस प्रॉब्लम कि वो क्यों करते हैं ऐसे, जबकि आपका उनके साथ कोई इंटरेक्शन भी नहीं है। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल। अच्छा, तीसरा भी कर लो जो आपने हाँ वो सिचुएशन बोली है। हाँ जी, सिचुएशन जरूर बताएं। ये तो अच्छा, बड़ा अच्छा है, आपने तो situation एग्जांपल्स दे दी, दोनों एग्जांपल्स दे दिए आपने। जो आज का शो है ना, कि एक सिचुएशन दे दें, कोई क्वेश्चन है तो वो दे दें, कोई एंगल है, और या फिर कोई सिचुएशन है तो वो दे दें, ताकि उसके बारे में हम बात शुरू कर सकें। जी, मैं सिचुएशन एक छोटी सी देना चाह रही हूँ कि मतलब एक है बहन भाई है, ठीक है, तो भाई का साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम है, पता नहीं बहन का भी है प्रॉब्लम, यानी मुझे नहीं लगता, मैं क्योंकि समझ नहीं पाती। तो भाई जो है उसके साथ प्रॉब्लम ये है कि वो हर चीज की एक्नॉलेजमेंट चाहता है, लाइक, और वो चाहता है अपने वे से। लाइक अगर उसने फॉर एग्जाम्पल गाड़ी ली है, यानी मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरी गाड़ी, मेरी ये, तो बेस्ट है। अब वो ये चाहता है कि अगर उसने गाड़ी ली है तो अब वो उससे बहन या जो भी उसकी फैमिली है तो उनसे वो एक्सपेक्ट करता है कि वो मुझे पसंद आई है, तो अब तुम भी कहो कि या इट्स अ ब्यूटीफुल। मतलब ये कि उनकी हर बात पे आपने लबैक कहना है। और ना अगर आप इन भाई साहब, इन भाई की एज कोई 30 से 50 के बीच में। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। इनकी तो बड़ी मुश्किल जिंदगी होगी, हर तरह से, हर रिश्ते में, हर काम में। जी, और मैं आपको छोटी सी सिचुएशन बता रही हूँ कि मतलब इतनी छोटी सी बात थी कि वो जो उनकी बहन है, वो छोटी बहन है, वो रियल एस्टेट का काम करती है, तो उन्होंने कहा मुझे कोई कॉन्डो दिखाओ, तो उसने कहा ठीक है। उसने वैसे वो उनके साथ कम ही करती है, लेकिन उसने कहा तो उसने कहा ठीक है। उसने शोइंग कराई, कॉन्डो देखा, अच्छा वो चाहते थे रेंट पे देने के लिए। अच्छा, जब दिखा दिया तो उन्होंने कहा नहीं अच्छा नहीं है, जिस प्राइस में वो रेंज में लेना चाहते थे उस हिसाब से बहन ने कहा बेस्ट है जो मार्केट चल रही है, मगर उन्होंने कहा नहीं नहीं ये नहीं वो नहीं। उसका ठीक है फाइन आपका। फिर वो उनका एक और कॉन्डो है जो वो रेंट पर है, तो उसके बाद वो शोइंग के बाद बहन के साथ उधर गए, कोई काम था, तो जैसे वो एंटर हुए और वो बिल्कुल नॉर्मल है, कोई बर्ड आउटस्टैंडिंग नहीं, बस ठीक है, एक नॉर्मल कॉन्डो है, इतना कोई खास नहीं है। तो एकदम कहते ऐसा होना चाहिए, ये है, देखो क्या मेंटेनेंस है ये। अब बहन तब थी रियल एस्टेट की, उसे पता है, वो शी डिडंट से एनीथिंग। अब उसने ये बात नोट कर ली और ना रख ली दिल में, और उसने बहन ने कुछ नहीं कहा ना। उसने वो तारीफ करा था तो बहन कहती ओ यस भैया बहुत अच्छा है, जबरदस्त, बट शी डिडंट से एनीथिंग। ये दोनों बहन भाई आपस में किसी वजह से बहुत आम बहन भाइयों से ज्यादा क्लोज भी हैं, बहुत क्लोज है, बहुत। बहन तो यानी कि भाई पे सख्ते वारी जैसे होती है ना, कि बस उसको देखकर उसके चेहरे पे बस एक वो आ जाती है मुझको, बहुत फिर भी उसके बावजूद भाई को एक सर्टेन काइंड ऑफ एक्नॉलेजमेंट चाहिए, जब तक वो नहीं मिलेगी वो बेचैन बेसुकून रहेगा। हाँ जी, ठीक है, नाइस ऑफ यू मैम, थैंक यू वेरी मच। 2 सवालों में चीजें इतनी मुश्किल होती नहीं, 2 सवालों में सारी चीजें सामने आ जाती हैं, अगर आप थोड़ा सा ध्यान देना किसी भी सिचुएशन के ऊपर, स्पेशली थर्ड पार्टी जो होती है, उसको बड़े आराम से ये बातें समझ आ जाती हैं। नाइस ऑफ यू मैम, थैंक यू वेरी मच। आपके 3 पॉइंट्स लिखे गए, उस पर बात करते हैं, लेकिन ये कॉल काफी देर से वेट कर रही है, ये भी लेनी है। रेडियो आजाद, यू ऑन देयर। जी अस्सलाम वालेकुम आजाद। जी वालेकुम सलाम, कैसी हैं आजाद? मैं पहला आपका शो नहीं सुन सकी थी, ये डिफिकल्ट पर्सन वाला, लेकिन एक पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि मेरी ना हमेशा से पहले ये कोशिश होती थी कि मैं अपना सवाल या जो भी पॉइंट है वो सबसे पहले देखे, फिर सुकून से सबके जवाब सुनूं और समझने की कोशिश करूं। ठीक है, ये भी अच्छी बात है। लेकिन अब जो आपकी है कॉलर ज़ाहरा जी, आई थिंक वो इतनी प्यारी मोहब्बत भरी और वाइब्रेंट आवाज से बेहतर मेरा नहीं ख्याल
और कोई कॉल हो सकती है और उनके सवाल। इसीलिए शो उनके नाम से ना, उनकी एनर्जी से हम उनके नाम और एनर्जी से हम शो शुरू कर लेते हैं ताकि आसानी हो जाती है जी। एग्जैक्टली। अच्छा आजाद, मेरे सवाल के आज कई हिस्से हैं, अब हो सकता है उनके आपने शायद जवाब कुछ दे दिए हो पहले या एंगल्स कह लीजिए। अच्छा, जो मेरा सबसे पहला है मैं वो खुद पे अप्लाई कर रही हूँ, ठीक है, कि कैसे पता चले कि मैं एक डिफिकल्ट पर्सन हूँ, क्योंकि अगर मैं ये बात हमेशा कहती हूँ और कोशिश करती हूँ आसानी देना और आसानी लेना, तो फिर ये जानना मेरे लिए बेहद जरूरी है जी। और नंबर 2 मेरा है कि जो डिफिकल्ट लोग हमें लगते हैं, क्या वो जानते हैं कि वो डिफिकल्ट होते हैं या वो क्लूलेस होते हैं, मतलब उन्हें पता ही नहीं होता, ठीक है। अच्छा, तीसरा मेरा है कि जिनको हम डिफिकल्ट लोग कहते हैं, अगर वो पूरे नहीं तो थोड़ा सा उनके अंदर कुछ ऐसा होता है जैसे कि वो थोड़े से नार्सिसिस्ट या परफेक्शनिस्ट या कंट्रोलिंग, या उन्हें पता ही नहीं होता, मेरी तरह बस जो दिमाग में आ गई बस सब वो बता देनी है या काइंड ऑफ इन्फोर्स कर देनी है। अच्छा, चौथा जो है ना, मुझे कभी लगता है कि जैसे देख के अपने घर से मैं बात कर रही हूँ कि आई अपियर टू बी डिफिकल्ट एट टाइम्स, लोगों को लगता है, खासकर हाइजीन, सफाई और ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि सब ये समझते हैं कि मुझे कोई पैरानोया और मैं ये ऐसा माहौल में अपने इर्द गिर्द भी जाती हूँ। लेकिन आजाद, मैं ये समझती हूँ कि इंसान बनने के करीनों में पहला करीना तो सबसे पहले सफाई सुथराई, हाइजीन, ऑर्गेनाइजेशन है। आप अपने ख्यालों से लेकर उनको प्रैक्टिकल तक, वरना फिर हमने अगर वैसे ही गंदमन में लुथड़े जिस्म और दिमाग और उसी जगह में रहना था तो फिर क्या फर्क था इंसान और हैवान में। और फिर हम ये कहते ही नहीं थकते हर वक्त के सफाई आधा ईमान है, तो मैं ये जो करती हूँ या कोशिश करती हूँ, तो मतलब इसको मैं कैसे हैंडल करूं? ये बड़ा सिंपल है, ये बड़ा सिंपल है। एक इसकी हर चीज की ना, कोई भी आप अपने बारे में चीज जानना चाहते हैं कि आप में कितनी खराबी है और कितनी अच्छाई है, तो उसका एक तरीका है कि आप कुछ भी अच्छा करते हैं या कुछ भी बुरा करते हैं, उसकी हद कहाँ लगानी है आपको, ठीक है। मेरे साथ रहिएगा। और पॉइंट जो है ना बहुत ही अच्छे थे जी, बहुत सिंपल। अभी जितने आपने पॉइंट दे दिए इससे पूरा शो बन सकता है, लेकिन कोशिश करेंगे तमाम लोग साथ साथ आते रहेंगे और सिचुएशंस के साथ। और कुछ लोगों को जिनकी वजह से मैंने ये शो रखा था, उनसे भी ये इल्तमास है, रिक्वेस्ट है कि वो भी आके अपने पॉइंट्स जो है ना आज, क्योंकि मैं जब भी नॉर्मली आप लोग सवाल पूछते हैं तो इसलिए मैं आपको बेसिक्स पहले बता देता हूँ, क्योंकि जब बेसिक्स नहीं होते ना तो उसके ऊपर फिर आपको जवाब समझने में और चीज़ों में मुश्किल हो जाती है पैदा। तो इससे बेहतर है कि पहले आप बिल्ड अप चीज़ को ठीक करें। जो आखिरी उनका पॉइंट था कि जी मैं सफाई सुथराई और हाइजीन रख रखाव का ख्याल रखती हूँ तो लोग समझते हैं मैं मुश्किल हूँ। देखें, सफाई निस्फ ईमान है, क्लेanलीनेस इज़ हाफ ऑफ द फेथ। जो आदमी साफ सुथरा नहीं रह सकता, उसके हाथों से लेके, उसके चेहरे से लेके, उसके जिस्म, जिसकी उठना बैठना उसका और रख रखाव नहीं आता ना, वो इंसान अभी हैवानी हालत में। पहले तो आप ये जान लें। और अगर आप साफ सुथरे और ऑर्गेनाइज जहन और ज़िंदगी के आदमी हैं तो बाकी लोगों के साथ आपकी ज़िंदगी एक अजाब रहेगी। इसलिए आपको सोच समझ के चुन के लोगों के साथ रहना है, ठीक। अब जो गंदा रहने वाले लोग हैं, जो गंदगी करते हैं, उनके लिए वो उसमें आसानी है, तो वो अपनी तरह के गंदे और बाकी लोग देखेंगे, उसमें आपका कोई कसूर नहीं है। ये हद है एक चीज़ की। अब अगर आप दूसरे लोग आते हैं तो आप जगह जगह साफ करने लग जाते हैं, फ़र्ज़ करो उनको बिठाने से पहले, या वो किसी चीज़ को हाथ लगाते हैं तो आप उसी वक्त लेके चीज़ों को धोना शुरू कर देते हैं, या वो खाना आपके साथ खाते हैं तो आप चीज़ों को बड़ा कम्बर्सम, बड़ा मुश्किल कर देते हैं, हर चीज़ को उनके लिए एक ऑकवर्ड सिचुएशन बना देते हैं। अगर आपको OCD के कोई फर्स्ट सेकंड थर्ड लेवल के ऊपर हैं, आप ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है आपको, तो ये डिसऑर्डर है, किसी को भी है, मैं आपको नहीं कह रहा, ओवरऑल कह रहा हूँ। आदमी को पता होता है जहाँ वो हाथ बार बार धो रहा है, जहाँ एक सर्टन तरीके से चीज़ ना की जाए तो उसका ध्यान बार बार वहीं जा रहा होता है। तो ये सारी चीज़ों का मतलब है कि आप दिमाग जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता रिजिडिटी की तरफ बढ़ रहा है। अभी शायद कंप्लीटली नहीं गया, क्योंकि आगे तो फिर बहुत और मसाइल पैदा हो जाते हैं। सो इससे पहले अगर आप अपने आप को कुछ चीज़ों के साथ एडजस्ट कर लें, बाकी 100% सफाई या प्योरिटन्स जो होते हैं ना वो सर्वाइव नहीं कर पाते होते। सिंपल सी मिसाल ये कि जो ऑक्सीजन आप लेते हो, अगर ये इसके अंदर चीज़ें मिक्स हुई ना हो ना, और प्योर ऑक्सीजन अगर आपको इस वक्त दे दी जाए ना तो आप हाई हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि प्योरिटी, सोना भी जो होता है वो 24 कैरेट का टूट जाता है, उसमें भी 2, 1, 3% जो है वो आप डालते हैं, इम्प्योरिटीज़ डालते हैं। 24 कैरेट के अंदर 22 कैरेट का जो होता है उसका रंग भी आप देखेंगे और उसकी मजबूती भी आप देखेंगे तो फ़र्क पड़ता है। तो छोटी मोटी इम्प्योरिटीज़ चीज़ों के साथ चलती हैं, क्योंकि आपकी बॉडी जिस तरह काम करती है ना, आपकी इम्यूनिटी
काम कैसे करती है, बॉडी का इम्यून सिस्टम कैसे काम करता है। जब तक वो बैक्टीरिया जो हाथों में, सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया बॉडी में हाथ के अंदर होते हैं, ठीक। सो इसको जब आप चीज़ों को हाथ लगाते हैं, चीज़ें करते हैं, तो ये आप मुंह को हाथ लगाएंगे, चीज़ों को लगाएंगे, तो आपका जो सिस्टम है वो आगे से लड़ता है उसके साथ। तो अगर आप हर वक्त चीज़ों को साफ करते रहेंगे ना, हर चीज़ को, तो फिर आपकी इम्यूनिटी कभी नहीं बढ़ेगी, ठीक। स्टमक को भी यूज़र फ्रेंडली बैक्टीरिया आपको चाहिए होते हैं, जो आप दही में यूज़ करते हैं या प्रोबायोटिक्स लेते हैं, चीज़ें करते हैं, ताकि रीइंफोर्समेंट हो पॉजिटिव, जो कि आपके पॉजिटिव बैक्टीरियाज होते हैं। तो ये आपने देखना है, इसका एक हेल्दी बैलेंस रखना है। एक हद से आगे जब आप जाएंगे तो आपको खुद ही पता चल जाता है कि आप मुश्किल हो रहे हैं, या स्पेशली आप वहाँ अपने लिए सब करना चाहते हैं, ज़रूर करें, लेकिन दूसरे लोगों को, तब किसी ने कहा था ना, आपकी हद वहाँ ख़त्म हो जाती है जहाँ किसी दूसरे का दामन शुरू हो जाता है। सो जब आप किसी दूसरे को हर्ट या तकलीफ या तंग करना शुरू कर दें और न्यूसेंस एक बन जाए अजीब सी, या नॉनसेंसिकल हद तक आगे निकल जाए चीज़, तो इसका मतलब है फिर हम मुश्किल आदमी हैं। ये एक पॉइंट था। दूसरा, कैसे पता चलता है, ये भी ऐसे ही पता चलता है कि आप आसान हैं, आप बोलते आसान हैं, आप समझते आसान हैं, आप करते आसान हैं, ठीक है। कम्युनिकेट कैसे करते हैं, इससे पता चलता है आपकी चाहत है क्या चीज़ों में। सिंप्लिसिटी से क्या आप चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकते हैं या नहीं कर सकते। चीज़ों को आप मुश्किल तो नहीं कर देते, लोगों को समझने के लिए मुश्किल तो नहीं कर देते। जब आप उनके साथ काम करते हैं तो उसमें जब आप लोगों को देखते हैं, कितना आप लीवे, कितना लेवरेज लोगों को देते हैं, कितना आप सिला रहमी और ये चीज़ें दिखाते हैं, इससे पता चलता है कि हम मुश्किल हैं या नहीं। फिर दूसरा आपका पॉइंट था, क्या लोग क्लूलेस होते हैं। अगर कोई मुश्किल है और वो क्लूलेस है ना, तो इसका मतलब है, या उसने इसके बारे में कभी सोचा नहीं है, तो इसका मतलब है वो अभी भी हैवानी हालत में है, ठीक। क्योंकि आदमी को अपने बारे में सब पता होता है, उसको एग्जैक्टली पता होता है उसने डंडियाँ कहाँ मारी हैं, उसको एग्जैक्टली पता होता है उसने किसके पैसे देने थे, नहीं दिए, उसको पता होता है उसने क्या, उसको मिला है और उसने क्या दिया है। ब्रेन आपका क्रेडिट डेबिट करता रहता है, इंसान को इन तमाम चीज़ों के बारे में पता होता है। एक आदमी को जिसको अपनी ज़िंदगी में 50 लोगों ने कहा कि आप एक मुश्किल आदमी हैं, उसको अगर अभी तक नहीं पता चला, या 2 ने या 1 ने भी नहीं कहा, तो इसका मतलब है कि नहीं कहा तो हो नहीं सकता, नहीं कहा तो फिर नहीं होगा, और अगर कहा है तो फिर कभी कभी ज़बान ख़ल्क़ को नक्कार खुदा समझो, बुरा कहे जिसे दुनिया उससे बुरा समझो, लेकिन जब दुनिया की परसेप्शन अच्छे बुरे की बदल जाए तो फिर आपको कॉन्शियस होना पड़ता है। ठीक हो गया जी, ये आपका दूसरा पॉइंट था। तीसरा आपने कहा जी कुछ लोग होते हैं जो मुश्किल होते हैं, जो नार्सिसिस्ट होते हैं, जो परफेक्शनिस्ट होते हैं, जो कंट्रोलिंग होते हैं। इसमें जो कंट्रोलिंग होता है वो मुश्किल हो सकता है आपके लिए, लेकिन जो बाकी लोग जो हम कहते रहते हैं ना, परफेक्शनिस्ट, नार्सिसिस्ट, ये अक्सर लोगों को अब बहुत ज़्यादा ब्रॉड ब्रश से हम पेंट करते हैं, क्योंकि हमारा माइंड जो है ना वो इतना सोच सकता नहीं है। तो हमने कुछ 4-5 रैबिट होल्स बनाए हुए हैं, पिजन होल्स बनाए हुए हैं, वो आप उसी के बीच में ना चीज़ों को डाल देते हैं और आपका समझते हैं कि ड्यूटी ख़त्म होगी जी, फ़लाँ बंदा तो ऐसा है। वो नार्सिसिस्ट है। नार्सिसिस्ट किसे कहते हैं, नार्सिसिज्म शुरू कहाँ से हुआ, ठीक। एडोनिस भाईजान कौन थे जो अपने इश्क में गिरफ्तार हो गए ग्रीक मिथोलॉजी में, और वहाँ से लफ्ज़ नार्सिसिज्म का जो निकला है उसका मतलब क्या है, अपने आप को चाहना। अब अपने आप को अगर आप चाहते हैं ना, असल में चाहते हैं, तो फिर आप अपनी लोगों की इज्जत करेंगे, क्योंकि आप अपनी इज्जत कराना चाहते हैं, इज्जत नफ्स, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बेहतर रखना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि लोग आपसे तमीज़ और मेहरबानी से बात करें, तो आप उनके साथ तमीज़ और मेहरबानी से सलूक करना शुरू करेंगे। सो जो कुछ भी आपको, इज्जत को पहले समझेंगे और मोहब्बत को पहले समझेंगे, तो आप कहेंगे जी मैं अपने आप से मोहब्बत करता हूँ, तो फिर आपके अंदर से अच्छाइयाँ और फूटेंगी। सो अगर उससे उल्टी चीज़ें और प्रॉब्लम्स निकल रही हैं आपको, तो ये फिर हमने खुद से ये बातें बना देते हैं हम तमाम, और परफेक्शनिस्ट है जी फ़लाँ बंदा। और चाहे वो जब आपके साथ काम करे, मैं लोगों के साथ काम करता हूँ जी, कभी मुझे लोग कहते हैं परफेक्शनिस्ट, तो मैं हंसता रहता हूँ। मैं कहता हूँ यार भाई, कख पन के 2 करें, 2 लाइनें सीधी लगाना सीख लो, ये 1-2 काम है, इसको सीधे तरीके से करना सीख लो, इसमें कोई परफेक्शन नहीं है। और एक काम आपको, असल लोगों को जो अक्सर बात समझ नहीं आती, जो बंदे 2 लाइनें सीधी नहीं लगा सकते, वो उसको अगर आप ये कहेंगे ना, वो कहे कि जी कोई परफेक्शन चाहता है, तो भाई आप, परफेक्शन का मतलब क्या है? परफेक्शन का मतलब है आपको अपना काम आता है, बहुत अच्छा आता है, आपने उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं, आप वक्त के साथ साथ उसको मजीद कमाल करते चले जा रहे हो। अब आपको एक बंदा मिला है और वो आपसे कहते हैं जी आपको काम ही नहीं आता, तो ये बात गलत है, ठीक। आप ग्राउंड से, रियलिटी से साबित कर सकते हैं तो ये बात है, ठीक। लेकिन एक चीज़ सामने पड़ी हुई है जो आपको बताई जा रही है, तो परफेक्शन उस बंदे से आप एक्सपेक्ट करेंगे जिसको काम पहले से आता है, और आप उसके ऊपर ट्वीक करने की कोशिश उसके साथ करेंगे, परफेक्शन या एक्सीलेंस की तरफ उसको लेके जाते हैं, ठीक है। पहले तो ये समझें, एक बंदे को काम ही नहीं आता, जो काम वो समझता है वो काम नहीं, जिस काम के लिए आपको रखा गया है वो एम्प्लॉयर बताएगा, वो बॉस बताएगा मुझे क्या काम चाहिए,
और वो बंदा वो काम ना करे और कुछ और 6 काम करके कहे जी मुझे तो अपना काम आता है, तो आपको अपना काम नहीं आता और परफेक्शन की एक्सपेक्टेशन आपसे नहीं है। इसीलिए मैं चीज़ों को बहुत ज़्यादा ब्रॉड ब्रश से पेंट करने के बजाय बहुत नीटी ग्रिटी में और मुख्तलिफ डिमेंशंस में आपसे बातें करता हूँ, ताकि आप में से मुख्तलिफ लोग उसको हर लेवल पे समझ सकें। ठीक है, तो इस किस्म के बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं जो हम चीज़ों को देखते हैं। जहरा जी के पॉइंट्स थे, उनका एक पहला पॉइंट था जी कि लोग कॉल और फेल के तजाद का मतलब है सेइंग एंड डूइंग इज़ डिफरेंट। ठीक, जिसको हिंदी में करनी और कथनी भी कहते हैं, उसका जो फ़र्क होता है लोगों के बीच में। जब ये वाली प्रॉब्लम्स की चीज़ें आएंगी तो ऑफ कोर्स आप एक मुश्किल आदमी हैं, क्योंकि आप और फिर आप एक्सपेक्ट ये करते हैं कि दूसरे काम करें। जो आदमी भी झूठ बोलता है वो अगर दूसरों से एक्सपेक्ट करता है उसे सच बोला जाए, और उसके साथ जब झूठ बोला जाए उसको बड़ी तकलीफ हो, तो आप पहले से अपने साथ अलाइंड नहीं है। काम मुश्किल है आपके जहन का, क्योंकि जो चीज़ आप देते नहीं है वो आप मांग कैसे सकते हैं। ठीक है, अगर ये एक्सपेक्ट करना किसी से कि वो आपके साथ करेगा, तो पहले आपको अपने आप को उस लेवल पे लेके जाना पड़ेगा। तो इन तमाम चीज़ों को जानना और समझना ज़रूरी है। लेकिन आप जो लोग कहते हैं, हम फ़र्ज़ करें एक बंदा कहे जी फ़लाँ बंदा अपना काम ठीक नहीं करता, अब हम लोग इसको यूज़ कैसे करते हैं? अक्सर लोग जो एम्प्लॉयमेंट के लिए तड़प रहे होते हैं, जब आप उनको मुलाजमत देते हैं, ये जब आप उनको काम देते हैं, तो यही लोग कहते हैं जी मेरा जो बॉस है ना वो अपना काम ठीक नहीं करता। वो बॉस है, आपकी औकात नहीं है आप उसको बताएं कि वो अपना काम ठीक करता है या नहीं करता। आपको जिस काम के, वो बॉस है, उसने ये बिजनेस बनाया है, वो पीछे से कुछ करके आया होगा। आप अभी बच्चे हैं, इस काम में अभी नए नए आए हैं, इस काम को अपना काम करना सीखें पहले। आपने देखे हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में जहाँ से हम लोग आए हैं, या इंडिया वालों को भी और बाकी लोग भी देखें, जितने भी थर्ड वर्ल्ड के डेवलपिंग कंट्रीज होते हैं ना, उसमें दूध बेचने वाला मेरी एक मिसाल होती है, वो दूध में पानी ना मिलाए इस पे ध्यान देने के बजाय, और मिलाता है तो साफ जगह से मिलाए, इसके बजाय वो ये बताता है कि मुशर्रफ साहब ने अपने ज़माने में काम ठीक नहीं किया, इमरान खान को अब ये काम ऐसे करना चाहिए। ये आपकी औकात नहीं है। इस वक्त आप दूध डालेंगे और दूध में आप बेईमानी कर रहे हो, यहां से आपका काम खराब है। वहां पर भी आप जाओगे तो वही बेईमानी कर रहे होगे। अगर इस वक्त आप अपने काम में बेईमानी है, तो इस वक्त आप दूध में पहले पानी मत डालें, और डालना है तो साफ जगह से डालें, वो पहले 70-80-90% पानी से चल रहा है। ठीक है, तो ये समझना जरूरी होता है कि पहले अपना काम करें। सियानों को सिखाया जाता है जिन अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में, डोंट टेल योर फादर हाउ टू बी अ गुड फादर, बी अ गुड सन फर्स्ट। ये जानना बहुत ज़रूरी है। आपको नहीं पता जिस कंपनी का कोई सीईओ है, प्रेसिडेंट है, वो किस लेवल पे ऑपरेट कर रहा है, आप किस लेवल पे अभी ऑपरेट कर रहे हैं। पहले आप अपना काम करके दिखाएंगे, फिर वो जब काम आप अच्छा करेंगे, फिर आपके लेवल्स आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ किए जाएंगे। हम भी जब फौज में गए थे, हम कहते थे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को ऐसे कर देना चाहिए। जब आप जाते हैं, काम करते हैं, सामने चीज़ें आती हैं, प्रॉब्लम्स का अंबार होता है, लोगों की साइकोलॉजी होती है, बड़े बड़े काम करने पड़ते हैं, टीम बनानी पड़ती है, हर किस्म के आदमी की साइकोलॉजी और उसकी इंडिविजुअलिटी, इन चीज़ों को देखना पड़ता है, इन तमाम चीज़ों को सामने रख के फैसले करने पड़ते हैं। डिफरेंट स्ट्रोक्स फॉर डिफरेंट फोक्स, किसी को प्यार से, किसी को डंडे के साथ, किसी को सज़ा के साथ, किसी को किसी इंसेंटिव दे के चीज़ की तरफ लाना पड़ता है। ये सब काम मेरा पुत्र इतने आसान नहीं होते, लेकिन जैसे जैसे आपको इदराक होता जाता है, आपके लेवल्स बढ़ते जाते हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ती जाती हैं, आपको चीज़ों की समझ आने शुरू हो जाती है। ये बिल्कुल ऐसे है कि हर बंदा कहता है जी फ्रीडम ऑफ स्पीच है। हाँ, ज़रा बोल के देखें आप, सोशल मीडिया वाले 2 लाइनों में आप गलत बोल के ज़रा दिखाएं, या सीधी भी बोल के दिखाएं, तो आपको बताएंगे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आती है। सो फ्रीडम ऑफ स्पीच कम्स विद अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट यू नीड टू नो। ये सब चीज़ें जब आप मिलाएंगे तो फिर चीज़ें जो है ना समझ आना शुरू होती हैं। रेडियो आज़ाद यूं होती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बड़ा सुकून वाला सलाम करती हैं आप जी। मैं होती सुकून में, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी मुश्किल से मिला है। हाँ जी, नहीं ये मिला नहीं है आपको, ये मिला नहीं है आपको, ये बड़ी मुश्किल से आपने एक्वायर किया है। अच्छा, और आप सबसे बड़ी हेल्प है, अल्हम्दुलिल्लाह। मेहरबानी एंड ऑल द लिसनर्स, नाइस ऑफ यू। थोड़ा डिटेल में होगा, ये एक स्टोरी है, और फिर उसके बाद मैं अपनी मुश्किल भी सिर्फ बता सकती हूँ, अगर स्टोरी का टाइम नहीं। ठीक है, मुश्किल अगर आप, मुश्किल क्या हो, सिचुएशन क्या है? अगर स्टोरी बहुत लंबी है तो, क्योंकि आज बहुत पॉइंट्स आने हैं जी। मुश्किल ये है कि मैंने अबाउट आपके फ्रेंड का वो टीम जो है वो मैंने ढूंढा था, लेकिन तकरीबन 4 साल पहले, जिंदगी के बड़े आखिरी स्टेज में, जिस तरह आपको गुस्सा आया था उस पर। ठीक है। मुश्किल ये है कि मैं जब बात कर रही होती हूँ तो आधी बात मेरे दिमाग में होती है, और मैं ये समझ रही होती हूँ कि जो बंदा मेरे सामने है इसे भी यही बात पता है जो मैं कर रही हूँ,
लेकिन वो मुझे खुद पता नहीं होती कि मैं आधी बात दिमाग में रख के आधे से बात को शुरू कर रही हूँ। तो अगला बंदा मेरे मुंह की तरफ देख रहा होता है कि कर क्या रही हो, किसकी बात हो रही है, हमें बताओ तो सही। तो फिर मुझे बाद में अभी अभी ये पता चला है कि अच्छा मैंने पहले सोचना है कि मैं क्या बात कर रही हूँ, फिर वो शुरू से स्टोरी को इकट्ठा करके ज़हन से बाहर निकलना है, उसे अल्फाज देने हैं, तब अगले से बात करनी है। तो इस पे मेरा काफी टाइम लगता है उस प्रोसेस को कंप्लीट करने में। लेकिन जो पहले प्रॉब्लम होती थी कि अगले बंदे को समझ नहीं आती थी और बात आर्ग्यूमेंट पे एंड हो जाती थी, अब उसमें काफी फर्क आया। ठीक हो गया। तो इसमें मुश्किल कहाँ है? ये मुश्किल है ना, अगले बंदे को समझ नहीं आती तो वो सिर पिटता रहता है, गल के पे करनी पहले तो समझा। ये सिर्फ तो समझा मसला नहीं, ये लखा करोड़ा अरबा लोगों का मसला। ठीक है, मेरे नाल रहना पॉइंट बहुत अच्छा था। और सदाकत का, सफाई का और सादगी का, ये जो अभी आपने सवाल पूछा ना, जिंदगी आसान। ठीक है जी, आप नहीं, मैं, हमारे तमाम जानने वाले लोग। मजे की बात बताता हूं आपको, जब भी कोई डायरेक्टर फिल्म बनाता है ना, और उस फिल्म का राइटर वो खुद है या वो उसकी लाइफ से इंस्पायर्ड है, तो उस फिल्म में वो बहुत गलतियां करता है, इसलिए कि वो समझता है कि लोग उसको पहले से जानते हैं। तो वो आपको वो बातें अपने बारे में बताने की कोशिश कर रही या कर रहा होता है जो वो समझता है कि आप उसको पहले से जानते हैं, उसके साथ रहे हैं। तो अब वो आपको बिल्ड नहीं कर पा रहा पूरी सिचुएशन को। उसके अंदर इतना गुबार और इतना कुछ होता है जो वो बताना चाहती या चाहता है, तो वो क्या करता है कि वो इमोशंस में चला जाता है, और जो पेपर के ऊपर लिखा होता है, जो ऑडियंस के दिमाग में चलना है, जिसको आपने बिल्ड अप करना है, कैरेक्टर को, बाकियों को भी बिल्ड अप करना है, आपने अपने आप को भी करना है, एनवायरनमेंट को भी बिल्ड करना है, उसमें से फिर आप जो चीज़ निकालते हैं उसको लेके जाना होता है। ठीक, सो ये कम्युनिकेशन का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ये। इसलिए कम्युनिकेशन हैज़ टू स्टार्ट फ्रॉम बेसिक्स। वट एवर वी डू, स्पेशली हम देसी लोग जो करते हैं, ये कम्युनिकेशन है ही नहीं, ये कमोशन है। वर्ड कमोशन का मतलब है नॉइजी डिस्टर्बेंस, जिसमें सब बोल रहे होते हैं, कुछ समझ नहीं आ रही होती। कम्युनिकेशन होती है, एक बंदा बोलेगा, दूसरा चुप करके कंसंट्रेशन से सुनेगा, फिर दूसरा बोलेगा और अगला जो है उसकी बात सुनेगा, और उसके बाद बोलेंगे दोनों, और फिर जहाँ जहाँ पे बात नहीं समझ आती उसको ट्वीक करेंगे अपने हिसाब से। ठीक है, तो असल प्रॉब्लम ये होता है, लोग कहते हैं मैंने बता दिया था, कुछ चीज़ें आपके दिमाग में चल रही होती हैं। जब तक आप बेसिक्स से शुरू नहीं करेंगे ना, याद है ख़त लिखने का तरीका स्कूल में सिखाया था, अस्सलाम वालेकुम, मैं खैरियत से हूँ, आपकी खैरियत नेक मतलूब चाहता हूँ। उसके बाद ऐसे शुरू होता था, उसके बाद नीचे लिखा होता था। और मतलूब और चाहना एक्चुअली गलत है। ठीक, मतलूब का भी यही मतलब है कि चाहता हूँ, तो उस बाद में हमें पता चला ये उर्दू ठीक नहीं थी। आपकी खैरियत मतलूब है। ठीक, सो इसका यही मतलब है कि आपकी खैरियत चाहती हूँ। सो बिल्कुल इसी तरह आगे फिर हमने लिखना होता है कि जी ये खत लिखा किस लिए, आजकल क्या हो रहा है, मुझे क्या परेशानी है, मुझे चाहिए क्या, पैसे चाहिए, घर चाहिए, फलां चाहिए, मेरे खर्चे नहीं पूरे हो रहे, जो भी आप लिखना चाहते हैं, या घर में कोई मसला हो गया, वो लिखते हैं। और आखिर में आप क्या लिखते हैं, थैंकिंग यू इन एंटिसिपेशन, इस बात के साथ कि अल्लाह करे आपको बात समझ भी आ जाए और मेरा मसला भी हल हो जाए, और आपके वक्त का और काम का बहुत बहुत शुक्रिया, आपका दुआ गो। ठीक, या तो आप सीक्वेंस चेक करें, हर कम्युनिकेशन ऐसे शुरू होती है। मैं जब रेडियो करने आया, मैं जब और कोई काम करता हूँ, फौज से हमने एक चीज़ सीखी, स्कीम ऑफ प्रेजेंटेशन, कि आपको प्रेजेंटेशन है क्या, इंट्रो क्या है, करने का क्या मकसद क्या है, आज मिशन क्या है आज की मीटिंग का। घर, ये मीटिंग मिशन घर में भी हो सकती है, मियाँ बीवी, बहन भाई, किसी घर किसी के गए हैं तो किस लिए गए हैं आप, क्लैरिटी ऑफ द मिशन, किस लिए गए हैं आप, ये जानना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद फिर अगले स्टेप्स में आहिस्ता 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 आपने कहाँ ले जा के बात करनी है। सो इसलिए यू हैव टू मेक इट सिंपल एज मच एज यू कैन। दुनिया का सबसे बड़ा ऑडिटर, दुनिया का सबसे बड़ा कम्युनिकेटर, आप उससे बात करेंगे, या कमाल जो शोला बयां, फसी और बलीग किस्म के लोग होते हैं, दे कीप इट सिंपल, दे कीप इट फ्लोइंग। ठीक है, स्ट्रीम लाइन किया जाता है चीज़ों को, पहली बात पहले, दूसरी बात दूसरी, तीसरी बात तीसरी, और आखिर की बात आखिर में की जाती है, ऐसे समझ आ जाती है। इसके लिए अपने माइंड को ट्रेन करना होता है आपने। ठीक, शुरू में हमें भी नहीं पता होता था इन तमाम चीज़ों का, बट यू हैव टू अंडरगो, या तो इंस्टीट्यूशन ट्रेन करेगा, या फिर घर ट्रेन करेगा, या कोई टीचर आपको मिल जाएंगे, या फिर आप इसके बारे में पढ़ेंगे, और फिर आप माइंड साइंसेस को अगर आप समझेंगे कि आपका माइंड कैसे काम करता है। बहुत सारे लोगों के, शौहरों की, बीवियों की, लोगों की, बच्चों की, बड़ों की, अक्सर गिला यही होता है कि मैंने बता दिया था, इन्हें समझ नहीं आती बात।
लेकिन आपने जैसे बताया है अगले बंदे को सोच समझ कर नहीं बताया। इमोशनल आदमी को आप लॉजिक्स की बातें बताते रहते हैं, लॉजिकल आदमी को आप इमोशंस की बातें बताते रहते हैं। बिल्कुल ऐसे जो चीज़ें रब से चाहनी हैं वो आप इंसानों से चाहते हैं, और जो इंसानों से चाहने की चीज़ें हैं वो आप रब से मांगते रहते हैं। तो ये दोनों चीज़ें अपनी जगह पर ना होने की वजह से ये प्रॉब्लम आते हैं। तो अपनी बात को आसान तरीन पैराहे में बयान करना, सिंपल से सिंपल रखना, अगले बंदे को जहन में रख के उसका मूड, उसका मिजाज, उसका वक्त, किस वक्त बात, सियाने बंदे को ये सब पता होता है। इसीलिए किसी ने कहा कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, अगर इस बात का पता हो तो हर बात सुनी जाती है। ठीक है मैम, रेडियो आजाद यूर ऑन द एयर। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। आपकी लास्ट कॉलर वाज टेरिफिक, क्योंकि उन्होंने जो है ना हर औरत की ये जो एक चीज होती है, खूबी होती है, वो बयान की है। आई थिंक we're all guilty of that। मसला ये है कि our minds work very fast, so the men can't keep up। ये दो पॉइंट है। एक तो आपने कमी को खूबी कहा, मेहरबानी आपकी, ठीक है, ये कमजोरी है एक्चुअली, जिसको खूबी कह के आप सीख नहीं रहे। ठीक, दूसरी बात ये, इट्स नॉट जस्ट फिक्सेटेड, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो सिर्फ औरतों के साथ होती है, मैं मर्दों के साथ भी मैं ज़िंदगी में ज़्यादातर ये चीज़ें देख रहा हूँ। अच्छा, जो मेरा पॉइंट है एक्चुअली इज, आई थिंक जो लोग लकीर के फकीर होते हैं, दे वांट टू रन एवरीथिंग बाय द बुक, और बहुत ही एक किस्म की टनल विजन होती है उनकी, दे आर वेरी वेरी डिफिकल्ट टू डील विद। और दूसरा बंदा को समझ में नहीं आता कि वो इतने अकोमोडेटिंग, जो लोग अकोमोडेटिंग नहीं होते, it's very difficult to work with them or to even have a, true friendship with them, क्योंकि I think there's a very selfish element that comes into the whole picture। Very good point। इसमें कुछ और इनपुट देते हैं। दो, ये जो आपने एंगल दिया ये बहुत ही अच्छा है। एक तो ये जो लकीर के फकीर वाली बात है ना, कुछ चीज़ें, ये भी मैं इसीलिए आपको टेक्निकलिटी में कुछ चीज़ें समझाता रहता हूँ साथ साथ। कुछ चीज़ें सिंपल होंगी तो बेसिक्स कवर करना बहुत ज़रूरी होती हैं। अगर आप बेसिक्स नहीं करते ना, मसलन आप म्यूजिशियन बनना चाहते हैं और एक म्यूज़िक का उस्ताद है, और आप अब फ्यूजन और मतलब बेसुरे राग अलापना चाहते हैं, और कमाल आपको लगता है कि नया ज़माना है, इसको फलां कर देना चाहिए, लेकिन वो जो उस्ताद है ना आपका, वो आपको बेसिक से हटने नहीं देगा। वो कहता है बेसिक ये है, इसके ऊपर बनाओ जो बनाना है, क्योंकि वो उस्ताद है, उसको एग्जैक्टली पता है। तो कभी कभी जो बेसिक्स होते हैं उसको छोड़ के ऊपर चीज़ें नहीं बनाई जा सकती। तो अगर कोई आदमी आपको ये सिखा रहा है कि बेसिक्स ही जब आपके क्लियर नहीं है, इसीलिए जब बेसिक्स क्लियर नहीं थी तो हम लोगों को तरबियत ही नहीं हो सकी। आज जब लोगों के पास पैसा आता है तो उनको समझ नहीं आती वो अपने आप को हैंडल कैसे करें। जब थोड़ा बहुत उनको चीज़ों की समझ आने शुरू होती है, उनको कोई कंट्रोल या कमांड मिल जाती है, तो उनको हैंडल करने नहीं आती उनको, क्योंकि ये सब ट्रेंड नहीं किया उन्होंने अपने आप को, किसी घर से, किसी इंस्टीट्यूशन से, किसी अपने रोल मॉडल से, किसी ऐसे बंदे से होकर नहीं निकले। बाय द वे, यहाँ एक टॉपिक है जिसको ज़रूर करना चाहिए, द यूज़ ऑफ रोल मॉडल्स इन आवर लाइफ, इंपॉर्टेंस ऑफ रोल मॉडल्स इन आवर लाइफ। कौन हैं हमारे लोग जो हमारे रोल मॉडल्स होते हैं, उनसे कैसे सीखा जाता है। वो ज़िंदा भी हो सकते हैं, वो इस वक्त हमारे साथ भी हो सकते हैं, वो इस दुनिया की तारीख में किताबों के सफ़ों में भी हो सकते हैं। क्यों हम उनसे इंस्पिरेशन लेते हैं, और फिर हम रोल मॉडल्स के अंदर की क्वालिटीज़ को भी मिक्स करके एक रोल मॉडल बना सकते हैं, सेल्फ इमेज में भी डाला जा सकता है। ठीक है, सो ये पॉइंट जो है यहाँ पे तो कुछ चीज़ें हैं। हाँ, ये जो बात है कि आप टनल विजन के जो लोग होते हैं ना, अब जिनके साथ, अब मसला ये है कि अक्सर लोगों के पॉइंट्स या जो आते हैं तो ये आते हैं अब हम करें कि हम फंस गए हैं। फ़र्ज़ करें आप टनल विजन के बंदे के साथ फंस गए, आपका मैक्रो लेवल का ब्रेन है, हायर लेवल पे चीज़ें करता है और बात करता है, लेकिन आप माइक्रो लेवल के बंदे के साथ फंस गए, तो अब आपको तकलीफ़ ये होती है कि जी अब इनसे के साथ चलना मुश्किल है। तो आप ये लोग अक्सर ये भूल जाते हैं हम लोग कि मैक्रो, खुदा ने कोई भी बंदा निकम्मा दुनिया में नहीं पैदा किया। मैक्रो लेवल के बंदे के साथ माइक्रो लेवल के अगर बंदे नहीं काम करेंगे तो वो कभी भी मैक्रो जो उसने सोचा हुआ है वो कभी भी अचीव नहीं कर पाएगी या कर पाएगा। सो दे ऑल गो हैंड इन हैंड। सिर्फ आपने इसको लर्न करना होता है। जब आप दूसरों के बारे में ये पता चल जाता है कि ये बंदा या ये बंदी, इसको सिर्फ 2 चीज़ों में इंटरेस्ट है, तो उसको आप 98 बाकी चीज़ें नहीं देते, उसको वो 2 बेसिक चीज़ें दे देते हैं आप, क्योंकि आपकी वो 2 बेसिक चीज़ें मैक्रो के जो प्लान हुआ है उसमें फिट होती हैं जाके, और जो आप बाकी करेंगे वो सब सुपरफ्लूअस है, वो सब ज़ाया हो रहा है, वो चाहिए ही नहीं प्लान के अंदर। तो ये समझना ज़रूरी है। आशीष जी, बहुत ही ज़बरदस्त सवाल है और हज़ारों ज़िंदगियाँ इससे आसान हो सकती हैं लोगों की, और इसके लिए आपने 2 तरह से सोचना शुरू करना होता है। एक, मैं कौन हूँ, मेरा काम क्या है, मुझे किस लिए रखा गया है। मेरा रिश्ते का भी यही है
नौकरी का भी यही है, बिजनेसेस का भी यही है, दुनिया में कोई भी चीज़ अचीव करने का मेरा रोल क्या है, मैं चाहता क्या हूं, मुझे किस लिए रखा गया है या मुझे करना क्या था। एक दूसरा, जो किया जा रहा है, जो डिजायर्ड रिजल्ट्स हैं, शादी में फर्ज करें मियाँ बीवी हैं, पहला आप ये नहीं देखेंगे शौहर अपना रोल ठीक नहीं कर रहा, ना, पहले आप रोल डिफाइन करेंगे और अपना रोल परफेक्ट बेहतरीन करके दिखाएंगे। अगला आदमी शर्मो शर्मी में करने शुरू हो जाता है। ठीक, ये ह्यूमन बिहेवियर है, इसको कन्फर्म करने के कुछ डिफरेंट तरीके होते हैं। कुछ लोग देख कर सीख लेते हैं कि जिनको शर्म बड़ी जल्दी आ जाती है, गैरत में भी लोग चीज़ें कर देते हैं। कुछ लोगों का दिल जो है वो नर्म होता है, वो कहते हैं यार अगला बंदा इतना कर रहा है, मैं भी कख पान के 2 कर दूं ज़रा। सो ये सारी चीज़ें इस तरह काम साथ करती हैं। तो आदमी ये सोचता है मेरा इस कंपनी में या मेरा इस रिश्ते में ये रोल है, पहले मैं इसको पक्का करूँ, फिर जो मेरे पास वक्त बचेगा मैं मेन रोल जो है, इन दोनों ने मिलकर खुश रहना था, इन दोनों ने मिलकर एक टीम बनानी थी। तो जहां जहां पे अगला बंदा कमजोर पड़ रहा है या दोनों की जरूरत है, कोई चीजें इंडिविजुअली करनी होती हैं। इसलिए रब आपको किताब में इंडिविजुअल बनाने पे जोर दे रहा है और दूसरा कलेक्टिव बनाने पे जोर दे रहा है, क्योंकि जब इंडिविजुअल आई से वी बनेगा तो जिंदगी आसान हो जाएगी। किसी भी रिश्ते में होगा 1 से 2 और 2 से ज्यादा, ठीक, तो ये चीज़ें इस तरह आसान होनी शुरू हो जाएंगी। तो आपने अपना रोल दोनों तरफ से देखना होता है, कंड्यूसिव और आसान भी करना है और उसको बनाना भी है। ठीक है, सो ये आएगा जैसे से आपका लेवल। कुछ लोगों का दायरा छोटा होता है, वो अपनी ज़ात के दायरे से बाहर नहीं निकल सकते। कुछ लोगों का दायरा होता है उसमें वो अपनी फैमिली से बाहर नहीं निकल सकते। कुछ लोगों का होता है वो फैमिली, कुछ लोग, कुछ अच्छाइयाँ, इन तमाम चीज़ों का दायरा बनाते हैं। कुछ लोगों का दायरा इतना बड़ा होता है जितना रब की कायनात खुले दिल के साथ वो एक्सेप्ट करना शुरू करें। वो दुनिया के हर बंदे और हर सिस्टम के लिए आसानी पैदा करना चाह रहे होते हैं। तो आप कौन से दायरे के अंदर हैं और कहाँ लाइन आप खींचते जाते हैं, और ये दायरे वक्त के साथ साथ खुद ब खुद भी बड़े होने चाहिए। रोटी कपड़ा मकान बेसिक्स हैं, पूरे कर लिया आपने। अब उससे बेहतर रोटी, उससे बेहतर कपड़ा, उससे बेहतर मकान, उससे बेहतर गाड़ी, ये उससे बेहतर में आप गाड़ियाँ ही बदलते रहेंगे, आप कभी बड़े इंसान नहीं बन पाएंगे। तो उसी के लिए अब्राहम मैस्लो साहब थे, उन्होंने बड़ा सिंपल सा कर दिया ज़िंदगी का। उन्होंने सिर्फ रोटी कपड़ा मकान कहा, लेकिन मैंने उसमें एक चीज़ इजाफा की, क्योंकि आप भी कुछ दुनिया में आए हैं, कुछ करें। रोटी कपड़ा मकान से काम नहीं चलना, साथ सेहत बहुत ज़रूरी है, तो हेल्थ भी इसके अंदर शामिल रखनी होती है। ये 4 बेसिक नीड्स हैं इंसान की। और अगली उन्होंने स्टेज बताई, सेल्फ रियलाइजेशन स्टेज। मैं कौन हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, अब तक जो मैंने किया है इससे मुझे क्या मिला, क्या मुझे सुकून मिला है, क्या मुझे जहनी तौर पे कोई आराम मिलता है, क्या जो मैंने चीज़ बनाई है इसमें मैं कोई मेरा पैशन है जिसको मैं परसू करता हूँ, क्या मैं जी रहा हूँ या मैं सिर्फ मेरे लिए ज़िंदा हूँ। ठीक, जो मैंने बनाया है इसका और क्या किया जा सकता है, क्या मुझे यही करना था या मुझे कुछ और करना था। अक्सर लोगों को जो ये मिड लाइफ क्राइसिस वगैरह का शिकार हो जाते हैं हम लोग, वो इसलिए होते हैं कि आपने बेसिक प्लान के अंदर ये सारी चीज़ों को अकाउंटेड फॉर नहीं किया हुआ। ठीक, तो प्लान हमेशा एक बड़ा प्लान होता है, एम जिसे कहते हैं, गोल। बाकी छोटे छोटे गोल्स टाइम बाउंड होते हैं जिनको आप कहते हैं ऑब्जेक्टिव्स। तो जब आप ऑब्जेक्टिव्स हिट करते रहते हैं तो एक गोल की तरफ, अगर आपका गोल बड़ा और ब्रॉड और ऑल इनकम्पसिंग नहीं है आपकी ज़ात के अंदर, जिसमें आपके रिलेशनशिप भी शामिल है, आपकी हेल्थ भी शामिल है, आपके फाइनेंसेस भी शामिल है, आपके उसमें पैशन भी शामिल है, जब तक आपने इन चारों चीज़ों को, और फिर अनफोर्सीन शामिल है, ये कोरोना और अनफोर्सीन है। ठीक, जॉब चली जाना अनफोर्सीन है, डिवोर्सेस हो जाना, सेपरेशंस हो जाना, लड़ाई झगड़े लोगों के साथ होकर बिजनेसेस ख़राब हो जाना, ये अनफोर्सीन है। उसको कैटर फॉर कैसे किया है आपने? इट्स ऑल इन अ प्लान। जिसने आपको पैदा किया है, बेहतरीन प्लान। ठीक, और उसने आपको, और आगे से दुनिया के भी आपके साथ प्लान चल रहे होते हैं। तो उसमें रब, इससे खूबसूरत लाइन नहीं हो सकती, दे प्लॉट एंड प्लान एंड आई प्लान टू एंड आई एम द बेस्ट प्लानर। तो इसका मतलब क्या है? दे प्लॉट एंड प्लान। वो आपके खिलाफ प्लॉट बनाते हैं, फिर प्लान्स करते हैं। तो मैं भी एक प्लान करता हूँ और बेशक मैं बेहतरीन प्लानर हूँ। आप किसके साथ हैं? उनके साथ जो प्लान करके आपको चौपट कर रहे होते हैं, जो आपके खिलाफ प्लॉट बना रहे होते हैं, या आप उसके साथ हैं, उसके साथ अलाइंड हैं, जो कि प्लानर है और बेहतरीन प्लानर है, और उसका प्लान ही सच सही होगा, क्योंकि सदियों से और हज़ारों सालों से यही देखने में, और आगे भी आप यही देख रहे होते हैं। और दुनिया में, क्योंकि वो ऑल इनकम्पसिंग प्लान है, शैतान भाई की तरह उनका जो प्लान इसलिए है क्योंकि अंदर ही रहता है आपके, होता पाई है वो भी। सो वो उसका जो प्लान है ना, वो बहुत खूबसूरत सिंपल तरीके से इसको बयान किया जा सकता है, किसी और शो में करेंगे। लेकिन वो करता क्या है? वो बहकाता है। वो जो बहकाता है और फिर पीछे हट जाता है,
ठीक। तो ये समझना ज़रूरी है कि जो पीछे हट जाते, ये वाला पीछे नहीं हटता, ये साथ रहता है आखिरी वक्त तक। पैदाइश से पहले साथ था, पैदाइश के बाद साथ है, आखिर तक साथ है, एंड तक साथ रहेगा। वो जो है जिसके चक्कर में ये हम सारे पड़ गए हैं, और जो हमें बड़ा फैसिनेटिंग, क्योंकि झूठ जो है ना वो उसको आप, क्योंकि सच जो है ना वो सीधा सिंपल होता है, लेकिन आपको चाहिए ड्रामे, बिकॉज पीपल नाउ थ्राइव ऑन ड्रामा। तो वो ड्रामा जो होता है ना वो झूठ में पैदा किया जाता है, उसके अंदर ऐसी ऐसी कहानियाँ, ऐसी ऐसी इख्तराएँ निकाली जाती हैं कि वो बहुत जाजिब हो जाता है, ठीक है, और आप जज्ब कर लेते हैं उसको अपने अंदर और उसके चक्कर में पड़ जाते हैं, क्योंकि वो आपको सब्ज़ बाग देखने का बहुत शौक है ना, तो वो फिर इस तरह काबू कर लेता है। लेकिन खूबसूरती अब जब समझेंगे तो सिंप्लिसिटी में और आसानी में देखेंगे। कोई है हमारे साथ? रेडियो आज़ादी ऑन द एयर। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। में आज का शो कुछ बेहतर चल रहा है जी अभी तक फिलहाल से? हाँ जी, बहुत अच्छा चल रहा है। लास्ट भी मैंने आपका जो सुना था वो भी बहुत अच्छा था, स्पेशली जो लास्ट में आपने बताई थी ना चीजें कि हाउ कैन यू फाइंड आउट के डिफिकल्ट पीपल कौन कौन से होते हैं। जी, वो असल में ना ये मैं इसलिए आपसे पूछता हूँ और ऑडियंस से भी साथ साथ कि हम एक पेज पर हों। ये बहुत ज़रूरी है कि हम जो पॉइंट्स और जो बातें बता रहे हैं ये आपकी ज़िंदगी से मेल खा रहे हो, वरना मैं आपका वक्त ज़ाया कर रहा हूँ। जी हाँ जी, दैट्स 100% ट्रू। हाँ जी, तो कौन सी वाली बात ये कि मैं आपका वक्त ज़ाया कर रहा हूँ? नहीं 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 नो, अगर वक्त ज़ाया कर रहे होते ना तो वी वुडंट लिसन टू दिस। बड़ी मेहरबानी। प्रोग्राम बिल्कुल ठीक है, हम लोग चैनल चेंज कर लेंगे, वी विल डायल चेंज कर लेंगे जरूर। मैं हमेशा लोगों से कहता रहता हूँ अगर अभी तक आपको जो भी सुना है आपने इसमें इंटरेस्ट नहीं पैदा हुआ तो ये आपके लिए नहीं है, चेंज करें और कहीं और जाएं। फनी जी बहुत अच्छे जबरदस्त किस्म के प्रोग्राम और एंजॉयमेंट चल रही होती है। एग्जैक्टली दैट्स राइट। यस आई एग्री विद यू। अच्छा, मेरा पॉइंट आजाद जी ये है, आप अपना एंगल दें। आई कैंट फिगर आउट कि इसमें कौन सा बंदा जो है डिफिकल्ट है जी। देयर आर टू पीपल एंड one person, his thinking is कि जब मैं किसी और के साथ बात करता हूँ तो they should know everything about me, like my dislikes, my likes, मुझे ऊंचा बोलना पसंद है, मुझे क्या पसंद है, मैं लेकिन that person does not make an effort कि जिस बंदे से वो बात कर रहा है to know anything about them. And then जो दूसरा बंदा है वो यही सोचता रहता है कि ओके, एज लॉन्ग एज आई एम सेइंग यस टू दैट पर्सन, आई एम ट्राइंग टू लेट हिम नो कि हाँ आई अंडरस्टैंड यू, आई नो व्हाट यू वांट इन लाइफ, इन एवरीडे लाइफ और एनीथिंग, लेकिन व्हाई द अदर पर्सन इज नॉट पुटिंग एन एफर्ट टू नो अबाउट मी आल्सो कि मुझे क्या चीज पसंद है, मैं किस तरह वो करना चाहता हूँ। तो इसमें डिफिकल्ट पर्सन कौन हुआ? देखिए, पहली बात तो ये है कि मेरे साथ आ जाइए ताकि इस बात को ना, मैं साथ साथ ये भी चेक कर रहा होता हूँ कि आपके अगर मैसेज के मैं साथ साथ भी जवाब दे पाऊँ, लेकिन जब मैं उसको यहाँ लेके आता हूँ तो वो म्यूट होना मुश्किल हो जाता है मेरे से। देखें, ये चाहना कि कोई आप इसको पता हो कि उसको क्या चाहिए और ये भी पता करना कि आपको क्या चाहिए, ये रिश्ता शुरू से ठीक नहीं बना। पहले ना जो चीज़ ठीक नहीं होती उसको समझें कि कहाँ गलती हुई है, क्योंकि identifying a problem is half of the solution of the problem already. So first we have to figure it out. ये इसका मतलब अक्सर लोग कहते हैं जी आप फिर पुरानी बात लेके बैठ गए कि जी नहीं, गलती किसकी थी। बात गलती की नहीं है, इसकी नींव बुनियाद चीज़ की ठीक नहीं बनी है। वरना फ़र्ज करें ये रिश्ता 10 साल से चल रहा है, ठीक, 5 साल से चल रहा है, 5 साल से 2 इंसान आपस में बात कर रहे थे, अब तक अगर मुझे नहीं पता चला कि आपको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद। 5 साल में अगर कम्युनिकेशन आपने की है, आप गूंगे नहीं हैं कि जो कि बेसिक कम्युनिकेशन है, तो आंखों से, बॉडी लैंग्वेज से भी चीज़ों के बारे में बताई जा सकती है। चीज़ें जानवर के बारे में बताया जा सकता है कि वो कब आपको प्यार मोहब्बत से देख रहा है और कब गुस्से से देख रहा है, उसकी बॉडी लैंग्वेज इस वक्त अलर्ट हुई है, आपके खिलाफ चल रही है, आपके साथ चल रही है। तो इंसान तो बहुत ही रिफाइन इंस्ट्रूमेंट है। तो जब बेसिक्स नहीं ठीक हुए ना और रेसिप्रोकेशन ठीक नहीं हुई, क्योंकि शुरू में ही जब आप लोग खुल के, हम लोगों ने एक दूसरे के साथ फ़र्ज़ करें सच नहीं बोले, बिकॉज हमारा प्रॉब्लम यह है कि हम जिन जगहों पे रहते हैं और हमें जो बातें बताई गई और बड़ा किया गया है उसमें मुनाफ़िकत इतनी रच बस गई है कि हमें अभी पता ही नहीं चलता कि यू आर ट्राइंग टू प्रेजेंट योर बेस्ट सेल्फ फर्स्ट। डोंट डू दैट। साफ़ सुथरे आप हैं, प्रेजेंटेबल आप हैं, बातचीत आप कर लेते हैं, रोटी वगैरह आप रोज़ी अपनी खुद कमा लेते हैं, ठीक है, ये सारी बेसिक चीज़ें तो पता ही है आपको, इसके बारे में बड़ी बड़ी बातें करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब आप बैठेंगे किसी के साथ बात करेंगे तो आप ये बताएंगे आपकी सोच क्या है,
आपको क्या बुरा लगता है, आपको क्या अच्छा लगता है, आपकी वीकनेस क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, ये 5-10 बातें करनी होती हैं आपने, ताकि अगला बंदा आपको फौरन ही समझ जाए कि भाई इसकी ये वीकनेस है। यानी जैसे मैं आपको बताता हूँ, शुरू में हर बंदे को पता है जो मुझे जानता है कि मुझे एक बात 100 दफ़ा कहना नहीं पसंद, जो पहली दफ़ा बोली है वो आखिरी दफ़ा यही है। मैं रिश्ते में रोज़ आपको नहीं बताऊंगा मैं आपसे प्यार करता हूँ, आपकी इज्जत करता हूँ, मैं आपके साथ हूँ, मैं प्यार करता हूँ, इज्जत करता हूँ, ये इसकी गारंटी है। नहीं होऊंगा छोड़ दूंगा ये काम या रिश्ता छोड़ दूंगा। मैं जिस काम में हूँ उसके साथ 100% लॉयल हूँ। रोज़ मैं आपको सुबह नहीं आपके घर जाकर बताऊंगा हेलो मैं लॉयल हूँ आपके साथ, मैं आपके साथ हूँ, ये गारंटी 100% लॉयल्टी के साथ है, इसमें कोई और शक की बात ही नहीं है। दिस इज़ हाउ आई एम, दिस इज़ हाउ इट शुड बी। हम जो भी मेरी ज़िंदगी में ऐसा होना चाहिए, आपकी ज़िंदगी में नहीं, आप अपने तरीके से करेंगे। सो बेसिक सबको पता होता है कि आप कहाँ डंडी मारते हैं, कौन सा काम आपने नहीं किया और आप कहते हैं मैंने कर दिया है, और कहाँ आपने खाना पूरियाँ की हैं। ठीक, इसीलिए मैं कहता हूँ कि रिश्तों में मेरी जो रिक्वायरमेंट होती है वो बेसिक 2-3% बस, कि ये कर दे मेरे भाई, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, बाकी मैं अपने सारे खुद ही कर लूँगा। तू बता तुझे क्या चाहिए, वो ये चाहिए शुरू में उनको, फिर उनको ये भी चाहिए था, ओ हाँ मैं भूल गया था मुझे ये भी चाहिए, ओ अच्छा यार अगर ये वाइल वी आर एट इट ये भी मुझे ही दे दे, या अगर तूने ये दिए दे तो अब ये भी सारा ही दे दे। इस तरह के जब आप रिश्ते करते हैं ना, या फिर मुझे एक सर्टन तरीके से मैं आपको बताता हूँ, मैं जब टीवी देख रहा होता हूँ ना, मेरे पास कोई ऐसा बंदा आके बैठता है जिसको टीवी देखना होता है, या मुझे लगता है कि तो मेरे घर आया फ़र्ज़ करे कोई, तो मैं रिमोट उसको दे देता हूँ। मैं अपने पास अब नहीं, मुझे अपना मैच ही देखना है, और देखना है तो ज़बरदस्ती कराना है, कौन सी फिल्म देखनी है, कैसे करना है, देखी हुई फिल्म भी मैं लोगों के साथ देख लेता हूँ, ठीक, अगर उनको देखनी है तो। सो ये डिपेंड करता है कि आप उनको इज्जत दे रहे होते हैं, आप उनको पूछते हैं, चाहे बेशक वो जो जिस किस्म के मशरूबात फरमाते हो, आप चाय पीता हूँ मैं तो मैं चाय का ज़रूर पूछूंगा, बाकी मैं ना पीता हूँ ना सर्व करता हूँ। अब आप मुझसे कहें कि तुम सर्व नहीं करते, भाई मैं काम नहीं करता तो मैं तुझे नहीं सर्व कर सकता, ना मैं करूँगा ये काम, सिंपल, ठीक है। ये बिल्कुल इसी तरह कुछ असूल हैं ज़िंदगी में चीज़ों के, मैं आप प्यार करेंगे, सिला रहमी करेंगे, ख्याल रखेंगे, थोड़ी देर बाद व्हेन समबडी इज़ गेटिंग, और आप चल मेरा पुत्र घर चल सुकून करने दे, ठीक है। और अगर अच्छे वाले हैं तो बैठे रहें, बल्कि हम तो अपने आमी के ज़माने में सारी रात बैठ के गप्पे लगा हंस के गले हमारे बैठ जाते थे, और इतनी प्यार मोहब्बत थी। और आज भी जब इतने सालों बाद मिलते हैं तो वही रिश्ते वैसे ही होते हैं। और मेरे कुल हमारे जो लोग इस दुनिया में नहीं रहे मेरे दोस्त, लेकिन उसके अलावा मेरी फैमिली और मेरे दोस्त, हम सारी रात बातें कर सकते हैं, हम कभी लड़ाई नहीं होती, छोटी मोटी बातों को कभी दिलों में नहीं रखा जाता, ये इश्यूज़ हमारे हैं ही नहीं। 4 मेरे ऐसे फ्रेंड हैं, मैं 2 साल बाद मिलूँ, 6 साल बाद मिलूँ, 5 साल बाद मिलूँ, या रोज़ हम बात करें, हमें पता है एक दूसरे के बारे में, क्योंकि बेसिक लेवल पे कम्युनिकेशन शुरू में ही हो गई थी। और अगर अभी तक हम नहीं समझ पाए एक दूसरे को कि मुझे ऐसे चाहिए या वैसे चाहिए, तो इसका मतलब है ये 2 डिफरेंट सेट्स की कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन सेट्स, उनके ऊपर एक फ्रीक्वेंसी नहीं लगी हुई है, और अगर एक फ्रीक्वेंसी शुरू में नहीं लग पाई ना, तो वो पहले से ही काम गलत था। सिर्फ इंसान होने के नाते एक दूसरे के साथ रेड़ के चल रहे थे। अब ये चीज़ें नहीं हो सकती, और अब यही रहता कि भाई उनकी क्यों सुनी जाए, मेरी क्यों ना सुनी जाए। तो कुछ उनकी सुनी जाएगी, कुछ आपकी सुनी जाएगी, लेकिन आप अगर हर वक्त ही अपनी सुनाना चाहते हैं, या आप गलत काम करके आप कहते हैं कि अब आपकी सुनी जाए, तो ये तो ज़्यादती है ना। इस तरह तो फिर रिश्ते नहीं चलते होते। तो ये भी समझना ज़रूरी है कि बेजोड़ रिश्ते जब चीज़ें जोड़ दी जाती हैं ना, तो उसके बाद सारी ज़िंदगी वो बेजोड़पन जो है ना, उसके अंदर आपको तकलीफ़ और परेशानी और मसाइल देता रहेगा, ठीक है। कुछ पॉइंट्स हैं लोगों के साथ साथ और भी। इन्होंने एक और क्वेश्चन भी था ज़हरा जी का। ज़हरा जी ने कहा था कि जी वो लोग जो हमें बिल्कुल नहीं जानते और एक्सपेक्ट ये करते हैं कि अब हम उनके अब ना वो हमारे लिए परेशान होते हैं, पीठ पीछे बातें करते हैं, बुराइयां करते हैं, बोतान बांधते हैं, तो ये लोग बड़े मुश्किल होते हैं। 2 चीज़ें तो पहले समझ जाएं, इस शो से आपका माइंड बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि मुश्किल बंदे में या बुरे बंदे में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मुश्किल आदमी आपका बुरा नहीं चाहता, बुरा आदमी आपका बुरा ही चाहता है, क्योंकि उस बेचारे को पता ही नहीं है कि अच्छाई क्या होती है, ठीक है। तो अच्छे बंदे को पहले तो बुरे बंदे से अलहदा कर लें। ये समझना बहुत ज़रूरी है चीज़ों के लिए कि आप इन दोनों चीज़ों को अलग अलग करें। अब बुराई को मुश्किल के साथ कंफ्यूज ना करें। एक आदमी मुश्किल है, लेकिन वो दिल का बुरा या बुरी नहीं है। वो लकीर की फ़कीर है, लेकिन दिल की बुरी नहीं है।
मतलब उसका आपके लिए बुरा नहीं सोचती वो, या बुरा नहीं सोचता। आप खुद अपने आप के लिए मुश्किल हैं अगर आप लोगों के बारे में बुरा सोचते। तो ये क्लियर करें कि आप मुश्किल इंसान हैं तो डूएबल है, यू कैन वर्क ऑन इट। लेकिन अगर आप इनेट चॉइसेस कर करके आपको अच्छे और बुरे की तमीज़ ही नहीं रही, ठीक है। और ये बात कि जो दुनिया में बुराई नहीं होती, ऐसी जाहिलों वाली और कम अक्लों वाली बातें ना किया करें, ठीक है। ये खामखा लोगों में पसंद किए जाने वाली बातें ना किया करें, ठीक। रब क्लियर कट सब, जिसका सब कुछ है, वो क्लियरली आपको बताता है अच्छाई क्या है, बुराई क्या है, हक क्या करता है, ईवल गुड क्या करता है, ईवल शैतान क्या करता है, उसके पैरोकार क्या करते हैं, सारी ज़िंदगी क्या करते हैं, और अच्छे लोग वली जो होते हैं रब के दोस्त वो क्या करते हैं। ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर हैं। ये अंधेरे को झाले में बार बार घुसेड़ने की इसीलिए हमारे लोग कंफ्यूज हैं। बात करते हैं तो कन्फ्यूजन होती है किसी के, और हर बंदा एक सवाल पूछा होता है जी कैसे पता है यही बात सही है, क्योंकि आपको यही नहीं पता होता कि आपको जो सोच रहे हैं, आपका जो लेइंग ग्राउंड है वो गलत पे है या सही पे है। आप रहमान की टीम में या शैतान की टीम में, जब आपको ये चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं तो आप हर बंदे से ये पूछते फिरते हैं उसकी बात कैसे ठीक हो सकती है, और फिर आप हर वक्त खुद भी डरे रहते हैं कि यार जो मैंने कहा है ये क्यों कन्फ्यूजन है, बिकॉज अंदर का सिस्टम जुड़ा हुआ ही नहीं है, ठीक है ना। जैसे पिछली दफ़ा हमारी तार गिर गई थी तो आप तक मेरी आवाज़ नहीं गई, तो अब मैं कहता रहूँ कि जी ये सब कुछ तो ठीक है, अपेरेंटली ठीक लग रहा है, नहीं भाई तार गिर गई थी उसमें से, तो आपको ऑडियंस की आवाज़ नहीं गई, सिर्फ मेरी गई है। इसी तरह तमाम चीज़ों के साथ कंपैटिबल होना बहुत ज़रूरी है। कुरान की किताब शुरू कहाँ से होती है? देखें, एक किताब है जिसको आप ज़ाब्ता हयात कहते हैं, फुरकान हमीद। फुरकान का क्या मतलब है? फैसला करने वाली। किस चीज़ में फैसला करती है? गलत और सही में सामने साफ सुथरा करके रख देती है। वो कितना 6666 शायद लाइनें हों उसकी, उसने पूरी आने वाली पिछले जितने मज़ाहिब गुजरे हैं उसके बारे में बात बता के और इसको कलम बंद कर दिया काम को यहाँ पे, और ये रहती दुनिया तक अब तमाम इंसानियत के लिए, और इंसानियत के लिए, मुसलमान का लफ्ज़ नहीं यूज़ किया, तमाम इंसानियत के लिए, हर मज़हब के बंदे के लिए, सब के लिए चश्मा है हिदायत और सब कुछ हो गया, ठीक है। वो जब शुरू होती है तो कितनी इंपॉर्टेंट बात से शुरू होती होगी, सोचें ज़रा। और वो जब ख़त्म होती है तो कितनी इंपॉर्टेंट बात पे ख़त्म होती है, जिसने सारी दुनिया के लिए एक चीज़ एंड यहाँ पे आना है, ठीक। तो एंड कितना इंपॉर्टेंट होगा उसका, वो ख़त्म किस पे होती है। आज बात ज़रा दूसरी तरफ चली गई, लेकिन ये चीज़ें क्लियर करना बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में, क्योंकि यही नहीं क्लियर तो इसीलिए तुम समझ नहीं आ रहा। हर बंदा अपने आप को ठीक समझ रहा है, और जो मुश्किल तरीन है वो अपने आप को आसान समझ रहा है, और कोई पैमाना ही नहीं है, कोई बेंचमार्क नहीं है चीज़ों को ठीक करने का। सूरह नास पे ख़त्म होती है। नास मतलब लोग, ये हमने, ये अरबी वाले नास का ये मतलब है हम लोगों ने जो नास मार के रख दी है ना अपनी और लोगों की और बाकी चीज़ों की, वो अलग होती है, ठीक है। क्या मतलब है इसका, शुरू कैसे होती है? अरबी में तो सबको याद है, हम लोग रोज़ ही पढ़ते हैं ऑलमोस्ट, लेकिन उर्दू में किसको याद है? क्योंकि जो चीज़ घोटा लगाई हुई चीज़ होती है, आपने सवाबों के लिए ये काम शुरू कर दिया है, हिदायत के लिए नहीं। कहीं नहीं लिखा हुआ ये किताब सवाब की किताब है, लिखा हुआ ये हिदायत की किताब है। हिदायत किसको मिलेगी? ये मुत्तकियों के लिए रास्ता दिखाने वाली किताब है, जो सिर्फ रास्ता की निशानदेही कराना चाहेंगे। ये अलहदा कर देगी गलत और सही और अंधेरे और उजाले को। तो उसकी आखिरी क्या है? नास। शुरू कैसे होती है? और पनाह मांगी जा रही है रब की। किससे? पहले तो एंड पे आए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जिसको हम डिनाई करते रहते हैं, नहीं जी नहीं होता, फलां नहीं होता, उसके बारे में वो क्या कहता है? मैं पनाह मांगता हूं लोगों के, मैं पनाह मांगता हूं लोगों के रब की, लोगों के मालिक की, लोगों के माबूद की, उससे जो बहकाता है और फिर पीछे हट जाता है, वो जो दिलों में वसवसे पैदा करता है, जिनों में से है और इंसानों में से। सिर्फ इन लाइनों को गौर से पढ़ लें आप और इसको सोचते रहें तो आपको पता चलेगा कि ये क्लियर कट जो असल दुश्मन है वो है कौन। बहकाता है और फिर पीछे हट जाता है, यानी उसने अपना काम कर दिया। वसवसे डालता है जो आपके दिल में हर वक्त डाउट्स रहते हैं, मैं गलत कर रही हूँ या सही कर रही हूँ, मैं गलत सोच रही हूँ या सही सोच रही हूँ, वो कैसे सही सोच सकता है, वो कैसे कर सकता है, मेरे साथ फलां, ये कौन कर रहा है। वो सिर्फ वसवसे, क्योंकि बाकी उसका काम ही नहीं है, पीछे हट जाता है, क्योंकि बाकी सारा काम आप कर देते हैं। बाकी सारा काम एक के दिल में डाला, दूसरे से आपने कहानी शुरू की, और फिर वो बात खुल के कहाँ से कहाँ चली जाती है। वही सोशल मीडिया, वही रिश्ते ख़राब, वही बिजनेसेस ख़राब, वही ज़िंदगी ख़राब। तो ये वो काम करता है। इससे ऊपर वाली क्या है, सेकंड लास्ट क्या है, वो भी इंपॉर्टेंट होगी ना। एंड हो रहा है किस चीज़ का? सूरह फलक, उसमें क्या कहते हैं कि मैं पनाह मांगता हूँ सुबह के रब की।
मैं सुबह के रब की पनाह पकड़ता हूँ तमाम मखलूकात के शर से। इसका मतलब क्या होता है, ज़रा गौर कीजिएगा कि हर मखलूक में कितने शर हो सकते हैं और कितने पैदा होते हैं रोज़ आपके इर्द गिर्द। तमाम मखलूकात के शर से और अंधेरे के शर से जब वो सिमटने लगे और गंडों पर गिरों पर पढ़ पढ़ कर फूंकने वालियों के शर से और हसद करने वालों के शर से जब वो हसद करने लगे। ये जो दुनिया में लोग कहते हैं जी जेलसी नेचुरल है, और भाई वो रब आप उसके लिए, वो इतनी ख़तरनाक चीज़ है और इतना ख़तरनाक हथकंडा है, वो इतनी बड़ी बुराई है कि उसके लिए आप रब की पनाह मांग रहे हैं। यानी मामलात इस कदर ख़तरनाक हो जाते हैं, हसद से लोगों की ज़िंदगियां बर्बाद हुई हैं, कत्ल हुए हैं, आपने नेशंस बर्बाद करके रख दिए हैं चीज़ों के अंदर। जो जलन आपको अंदर से होती है और वो जो चीज़ आपको नहीं मिल सकती है वो आप चाहते हैं तो। और जादू टोने, ये जो लोग कहते हैं जी फलां पे अपने शौहर पे कर दिया, फलां पे कर दिया, जिन्होंने इन चीज़ों की तरफ गए भी हैं उनके शर से आप रब की पनाह मांग रहे हैं। और आप कहते हैं इस दुनिया में जी साफ़ ही साफ़ है, सब कुछ ठीक है, हर चीज़ ठीक चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। फिर मैं आपसे 4 सवाल पूछता हूँ, आप रोने लग जाते हैं। ये मेरे कस ये भी प्रॉब्लम हो गया, वो भी हो गया, उसने मेरे साथ ये कर दिया, उसने मेरे साथ वो कर दिया। तो क्या कर रहे हैं? तो ये समझना इन तमाम चीज़ों के लिए बहुत ज़रूरी है, इन चीज़ों को अलग अलग करना। और मुश्किल कहाँ हो रहा है, बुराई कहाँ आ रही है, बुराई दुनिया में, ये सब कुछ चलता रहेगा। इसी दुनिया में लोग कहते हैं मेरी डिवोर्स क्यों हो गई, मेरे बच्चे क्यों ख़राब हो गए, मेरे साथ दोस्त ऐसे क्यों कर गया, मेरे साथ फ़लाँ क्या कर गया। ये दुनिया इस किस्म के लोगों से, इस किस्म के मसाइल, इस किस्म के एहसासात और ख्वाहिशों से, जिसको कर्टेल नहीं करते आप, सोचते नहीं जिसके बारे में, हद नहीं बनाते जिन तमाम चीज़ों की, इतनी बुराइयां, इतनी तकलीफ़ें और इतनी मुश्किलें पैदा हो जाती हैं। ठीक है, कोई है हमारे साथ? रेडियो आज़ाद, यूर ऑन द एयर। नमस्ते आज़ाद जी, कैसे हैं? नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक हूँ। आई हैव जस्ट वन क्वेश्चन। प्लीज गो अहेड। एक पर्सन ठीक बोलता है, सही बोलता है, अच्छी बातें करता है, और दूसरा आदमी कहता है कि तुम्हें बोलने नहीं आता, तो उस आदमी को क्या करना चाहिए? या तो चुप हो जाए, या तो हट जाए वहां से, या बोले ही नहीं कुछ। आई डोंट नो। पहला आपने कहा, ये जो ना, ये सीक्वेंस में सवाल ठीक नहीं। पहले आपने कहा कि एक बंदा, ये सवाल जरा दोबारा कीजिए और इसको ऐसे सोचिए। एक बंदा बोलता है। किसको बोलता है? दूसरे को? हाँ, दूसरे को। ठीक है। कि तुम ठीक नहीं बोलते हो, चाहे तुम ठीक नहीं बोलती हो। ठीक है। और वो कहती है कि नहीं, मैं ठीक बोलती हूँ और मैं सही कह रही हूँ, ये सही बात है, चाहे गलत नहीं है, ठीक बोल रही हूँ। ठीक है। वो जो बंदी कह रही है, नहीं, हाँ जी, वो जो बंदी कह रही है ना कि मैं ठीक बोल रही हूँ, वो किस बेस पे कह रही है कि मैं ठीक बोल रही हूँ? कोई भी बात अगर है, उससे बता रही है कि ये बात सही है और ठीक है, अच्छी है, लेकिन उस आदमी को समझ में नहीं आ रहा है कि वो गलत है या सही है, या सही बोलती है। उसको बोलने नहीं आता, वो कहता है तुमको बोलने नहीं आता। बोलना है, अच्छा ठीक है, नाइस ऑफ यू मैम, थैंक यू वेरी मच। अब ये जो आपने सवाल से आप समझ गए ना कि कितने मसला होगा इस रिलेशनशिप में या इस घर में, चीजें कैसे चल रही होंगी साथ साथ। एक ये सवाल हो गया और एक और लेते हैं। रेडियो आज़ाद, यूर ऑन द एयर। अस्सलाम वालेकुम आज़ाद जी, कैसे हैं? जी वालेकुम सलाम मैम, बिल्कुल ठीक ठाक जी। आपका बहुत कल का शो इतना अच्छा हुआ था, इतनी सारी हमने बातें उसमें से सीखी, इट वाज वंडरफुल। आज भी बहुत ही अच्छा आप शो कर रहे हैं। और मैं बस एक पॉइंट इसमें ये ऐड करना चाहती हूँ कि लोग मुश्किल तो होते हैं, लेकिन बाज दफा ये भी देखने में आया है आज़ाद जी के लोग ना डिफरेंट भी होते हैं। एक ही शख्स जो 2 लोगों के साथ बहुत मुश्किल है, वो बहुत सारे लोगों के साथ आसान भी है। तो इस बात को भी शायद हमें कंसिडर करना चाहिए कि लोग डिफरेंट भी होते हैं, कुछ लोगों के लिए नहीं होते। तो ये बात भी साथ बहुत इम्पोर्टेंट है, मेरा ख्याल है, बहुत इम्पोर्टेंट है जी। नाइस ऑफ यू मैम, थैंक यू वेरी मच। ये एक और एंगल आया, ये दोनों एंगल को पहले मैम की बात करते हैं। उन्होंने कहा जी एक बंदा ये कह रहा है कि मैं जो कह रही हूँ ये ठीक है, दूसरा कह रहा है नहीं, तुम ठीक नहीं कह रही और तुम्हें बात करना नहीं आता। ये 2 डिफरेंट प्रॉब्लम है। ठीक, बात करना ना आना, इट्स अ ह्यूज प्रॉब्लम। जिस तरह आप बात को एक्सप्लेन करते हैं, जिस पैराहे में बयान करते हैं, जैसे आप बात को लेकर चलते हैं, जो अल्फाज आप यूज़ करते हैं अगले बंदे के लिए, ठीक है,
वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कुछ लोगों के लिए कुछ चीज़ें बहुत तकलीफ-देह होती हैं। वो अगर आप तकलीफ-देह अच्छी बात करना चाहते हैं लेकिन तकलीफ-देह तरीके से, आपको याद है बचपन में कड़वी दवाई पिलाया करते थे। कड़वी दवाई का फ़ायदा तो था, पिलाने वाले को पता था, माँ को फूफी को हमें पिलाया करती थी, उनको तो पता था नीम के पानी का कितना फ़ायदा है, खून साफ़ी है, फलां है, सब चीज़ें करता था वो, ठीक है, एंटीबैक्टीरियल है। तो अब कितने बच्चे शौक से पीते थे या भागते थे या नहीं पीते थे? ज़्यादातर नहीं पीते थे। जो फंस जाता था अच्छा बच्चा वो बेचारा पी लेता था, बाकी जो है ना वो भागते रहते थे बीच में और अक्सर नहीं पीते थे। अब वो देने वाले की नीयत भी ठीक थी, दवाई भी बड़ी ठीक थी, लेकिन टेस्ट की वजह से बच्चे भाग जाते थे उसको। उसी को आप मीठे में, कितने सियाने वाइटामिन बच्चों के उन्होंने कमाल गमीज़ में दे दिए हैं। मैं बच्चों के भी लेके खाता रहता हूँ ठीक है, मुझे मिल जाए मैं उठा लेता हूँ। किसको नहीं पसंद ऑरेंज फ्लेवर के ऊपर से विटामिन सी मिल रही है आपको, ठीक है जी, ये विटामिन डी। सो ये भी हमारा काम है। मैं ऐसे ही करती हूँ या मैं ऐसे ही करता हूँ, इट्स नॉट गोइंग टू फ्लाई। अगले बंदे को देखना पड़ता है कि वो कैसे करता है और कैसे सुनता है, और शुरू में तो कम से कम ज़्यादा देखना पड़ता है, बाद में फिर लोग पक्के हो जाते हैं तो फिर ये चीज़ें नहीं होती। दूसरी बात, वो कहते हैं, आप कहते हैं कि मैं सही कह रही हूँ, वो कहते हैं जी आप गलत कह रहे हैं। तो अब दो चीज़ें डिसाइड करेंगी, क्या आपका सही और उनका सही एक है, कभी था भी या शुरू से ही नहीं था? ठीक है, आपका गलत और सही अगर उनका गलत और सही नहीं है तो ये तो हमेशा के लिए एक अजाब है। तो इसीलिए जब हम लोग शादियां करते हैं, जब हम लोग बिजनेसेस करते हैं, जब हम लोग किसी के साथ काम करते हैं, इसीलिए मैं हर बंदे के साथ एक एक दो दफ़ा काम करके चेक करता हूं काम को। मैंने किसी से मूवी बनानी होती है तो एक दफ़ा ज़रूर काम करता हूँ, मैंने किसी के साथ कोई कोलैबोरेशन करनी होती है तो एक दफ़ा काम करता हूँ, क्योंकि जब तक करेंगे नहीं, सिला रहमी से तो आप चीज़ें बना लेते हैं, लेकिन उसके बाद करके देखेंगे कि ये मेरे लिए है या नहीं है। रिश्ते भी ऐसे ही हैं, ये हम लोगों ने हर बात का हुआ बना के रख दिया है कि एक रिश्ता आपने बनाया, किसी से मोहब्बत फरमाई आपने, वो नहीं चली, सारी ज़िंदगी आप कहते हैं मैं मोहब्बत से मुतनफ़र हो गया। यार एक बंदे की प्रायोरिटीज़ और होती हैं, उसकी चॉइस और होती है, आपके साथ उसका जेलिन ब्लेंडिंग करना ना करना वो एक और मसला है। ज़रूरी नहीं सारी दुनिया ही ऐसे हो। और फिर इंपॉर्टेंट बात, जो अगले पॉइंट की तरफ हम आते हैं, जो उन्होंने कहा कि जी कई लोग आपने देखे होंगे, आप जब उनके इर्द गिर्द होते हैं, मैं खुद ऐसा आदमी हूँ, कई लोग हैं मुझे कहते हैं आप इतने प्यार से बात करते हैं, आप इतनी इज़्ज़त करते हैं हमारी, आप इतना वक्त देते हैं हमें, आप हमें जज नहीं करते, ठीक, और आप कितना पेशेंस है आप में और कितनी बर्दाश्त, कितना आप गिविंग है। ये परमानेंट सालों से मैं ये बात सुन रहा हूँ। दूसरी तरफ लोग हैं वो कहते हैं भाई आप आग का गोला हैं, आपसे ज़रा सी बात करो आप इतनी सुनाते हैं आगे से, और आप हमारी, कई लोग हैं वो कहते हैं आप हमारी बात ही नहीं सुनते। सही कहते हैं वो भी, लेकिन कॉमन डिनोमिनेटर कौन है इन दोनों में? मैं। और मेरे बारे में सारे बंदे अगर सारे ही कहेंगे कि आप मुश्किल हैं, आप बुरे हैं, आप सख्त हैं, आप फलां हैं, आपने कभी हमारा फ़ायदा नहीं किया, आपने कभी हमारे लिए नहीं कुछ नहीं किया, तो फिर सच कह रहे हैं ना वो। लेकिन फिर आप ये देखें प्रोपोर्शन कितने कितने की है, 70-30 चल रहा है, 80-20 चल रहा है, 90-10 चल रहा है, तो आपको एग्जैक्टली आराम से पता चल जाता है। दीज आर ऑल वेरी लॉजिकल एंड वेरी बेसिक थिंग्स। तो इससे आपको, इंसान को पता चल जाता है। सम पीपल आर जस्ट डिफरेंट। आप गलत बटन ही गलत दबा देते हैं इन बंदों के, यू पुशिंग द रॉन्ग बटन्स। हालांकि आप बंदे बहुत अच्छे हैं, लेकिन गलत बटन आप जब दबाएंगे तो उससे तो आप पियानो से कह रहे हैं जी अब आप बजे ना, उसका कंट्रोल ही नहीं है, वो एक सिस्टम पे चल रहा होता है। इंसान प्रोग्राम्ड है, उसको प्रोग्राम किया हुआ है, उसके जीन से लेकर, उसके एनवायरनमेंट से लेके, उसके एम्बिशन से लेके, उसके काम से लेके, उसके पैशन से लेके, उसकी जो उसने दिमाग में एक सिस्टम बनाया हुआ है क्रेडिट डेबिट का और गलत सही का, वो सब चीज़ों को आप एक गलत जगह पे, आप इसी शो में आप आके कोई बंदा, सब प्यार मोहब्बत हो रहा है, कोई बंदा आके बदतहजीबी से बात करे, उसके हिसाब से मैं उसको डील करने शुरू कर दूंगा, तो फिर आप ये नहीं कह सकते कि आप सख्त हैं। अगला आएगा हम उसके साथ वैसे ही हो जाएंगे जैसा वो है, प्यार मोहब्बत वाला या समझने सुकून करने वाला, आप उसके साथ वैसे हो जाएंगे। तो जब आपको किसी आदमी से बार बार ये तकलीफ या परेशानी आ रही है तो उसका मतलब उसके अंदर आपका बहुत बड़ा हाथ है, तो ये समझना भी ज़रूरी है। अब कम्युनिकेशन कौन बंदा किस तरह की चाहता है ये भी तो देख। अगर किसी को ये पता चल जाए ना, किसी भी रिश्ते में, कोई रिश्ता भी चलाया जा सकता है, कोई शुरू में स्पेशली अगर रिश्ता अगर आपको पता हो जाए तो आप गौर से जैसे आपको पता होता है इसको खाने में क्या पसंद है, अगर आपको खाना खिलाने का शौक है ना, फिर आपको फ़ौरन पता लग जाता है कि अगले बंदे को कौन सा खाना पसंद है, आप वही खाना अक्सर खिलाते हैं उसको। लेकिन अगर आपको खाना पकाना ही नहीं आता और अजाब लगता है, तो उस बंदे को खाना कितना पसंद है और वो खाना कितना पसंद है ये आपको पता चल भी जाएगा, तो आप कभी बाहर जाके उसको ऑर्डर करा देंगे, आपके लिए वो बात इंपॉर्टेंट नहीं होगी, लेकिन उस बंदे का ये बात उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप
कहते हैं मैं किसी इंसान से बहुत मोहब्बत करता हूँ या करती हूँ, लेकिन आप इल ऑर्गेनाइज्ड हैं, आपको कम्युनिकेट ही करना नहीं आता, बेसिक कम्युनिकेशन नहीं आती, ऊपर से आप साफ सुथरे नहीं रहते, या आपका भगदड़ मची हुई हर चीज़ के अंदर। अब आप दिल से तो आप सही कह रहे हैं कि आपको एक इंसान बहुत पसंद है, लेकिन आप वो कहते हैं वो मेरी तरफ उस तरह रुजू नहीं करता या रागिब नहीं होता या वैसे ही मेरी तरफ नहीं आता जैसे मैं आती हूँ, तो उनको ये चारों चीज़ें जो आप करते हैं इससे मौत पड़ती है भाई। आप समझ जाएं कि अगर आपको ये चार चीज़, तो इसमें बुरा, अच्छा अब मैं अपने आप मैं क्यों छोड़ूं? अगर मैं इल ऑर्गेनाइज हूं तो मैं क्यों छोड़ूं? गौर से सुनिएगा ये बात। अगर मुझे नहीं बात करनी आती ठीक, तो मैं क्यों सीखूं? मैं ऐसी हूं। या मैं वक्त की पाबंदी नहीं करती तो मैं क्यों करूं? मैं ऐसी हूं। अब खुदा की बंदी या खुदा के बंदे, ये तीनों चीज़ें क्या इंसान से एक्सपेक्टेड हैं? क्या इनका कोई फ़ायदा होता है? क्या साफ रहने का फ़ायदा है आपको या रिश्ते में? क्या ऑर्गेनाइज होने का फ़ायदा है आपको या रिश्ते में या ज़िंदगी में या बच्चों को या काम को? ठीक, तो वो चीज़ें जो अच्छी हैं वो आपने उनके लिए नहीं करनी, वो आपने अपने लिए करनी है। अपने कुछ कर लो तो वो तो वैसे ही आपके साथ हैं। ये समझना बहुत ज़रूरी है। हमारे लोग कहते हैं मैंने उसके लिए ये किया ये किया ये किया, तो क्या वो तीनों चीज़ें आपके फ़ायदे में थीं? तो फिर आपने उनके लिए नहीं की, आपने अपने लिए किया, आपका फ़ायदा हुआ है, इससे रिलेशनशिप बना है, इससे ज़िंदगी साथ चली है। ये समझना है ऐसे ही जैसे बताया गया है, क्लियर। और अपने आप को कौन करने की कोशिश मत किया करें। कोई है हमारे साथ? रेडियो आजाद ऑन दी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। द कॉल दैट एवरीबडी इज लुकिंग फॉरवर्ड टू। मैम, हाउ आर यू? But my voice is giving me away. No problem. बहुत अच्छा टॉपिक है and I'm enjoying. When your voice is giving you away, we will give you back to yourself. ठीक है? Thank you. You know, I feel that you know, it depends on the environment. Also plays a very important part from where you are, and also your profession when dealing with people in conversation and all that. For example, now I come from Hyderabad and we are in the habit of talking in shortcuts. ठीक है? So when my husband and I used to have a conversation, he used to say, but why don't you, I would say one word and I would expect him to understand what I'm saying the whole sentence. अंकल की लाइफ जितने वो, वैसे मैं उनको जानता हूँ, made it miserable for him sometimes. Before you can say, I'm saying. नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, it must be difficult, but did you later on, knowing him, because he wanted something desperately for you to come out and say it in a longer sentence or maybe a paragraph, did you sometime oh my do God, it? we used to have such fights, you know, over that. अच्छा, और मैं अगर कुछ उनको बोलूं, because he was a lawyer, he needed everything in a proper systematic way. Of course. And I would, you know, I would relate to him and he would say, I cannot understand the whole thing, you say it again. And I would say इधर का वर्ड उधर हो जाता था या उधर का सेंटेंस इधर हो जाता था. He would say no, पहले you said this and now you are saying this. Of course. He would catch at every word and I would get so annoyed. I said I'd never marry a lawyer if I had a chance again. नहीं, लेकिन आपने, did you ever consciously try and make it a kind of a conscious effort to make more sense and talk in detail sometime also to help him out understand what you want? Right, I did. Later on, I thought, yeah, maybe I'm at fault. Maybe I'm the difficult person. नहीं, later on का क्या मतलब है? How many years later down the road? Oh, that I don't know, but अच्छा, मुझे, when you sober down in your old age and you have less this thing. You had a good colorful life, Praveen ji, so I want to know almost down the road का मतलब almost 10 years, 20 years? हाँ, about 20 years. 20 साल तक उस बंदे के साथ आप इसी तरह रहे? But you know, I was busy because I was living in a joint family, तो वो चलता रहा. अच्छा, मुझे एक बात बताइए, जो ठीक है, and we were just on one-to-one basis, then life became difficult in the sense जी to understand each other what they were saying. What that person was अच्छा, saying मुझे ये and what बताइए, I was saying. अच्छा, because I know him also, I know you also a bit because I met him and he was a lovely man. मैं बहुत जो लोग inspired हूँ जो relationships में, जिन लोगों से, he is one of those and yours is a kind of relationship that I am talking about. But ये मुझे बताइए कि ऐसी कोई एफर्ट, ऐसी कोई बात जो अंकल में नहीं थी, जो उनको बहुत बुरी लगती थी आपकी, लेकिन he also try and make it a conscious effort on his part कि वो उस तरह से आपके साथ डील करें. What was that? He was trying to, later on, it took him a few years to understand what these shortcuts meant.
So then he would understand. Or Acha. he would keep silent and he would say, "ठीक है, I'll pretend as if I've understood." So he what had to she's trying devise. to say. So he had to devise a way to tackle you. ठीक है? Exactly. ये मुझे बताइए कि अंकल जब शो सुना करते थे मेरा, जब बीमार थे और उससे पहले भी सुनते थे, तो क्या कहते थे अक्सर शो सुन के? किस बारे में? आपके शो? हाँ, जब शो कभी-कभी सुन पाते। Oh yes, he loved it. He enjoyed it. You know the reason? Because they were inspirational. Inspirational. It used to inspire. The shows used to inspire both of us. But ये जो inspiration है ना, uncle used to not listen it just for inspiration and to get a kind of different angle on life, but he used to also listen to it because of the logic. He says वो कहा करते थे कि आप जो बात है ना, उसकी शुरू, उसका मिडल और उसका एंड, बिकॉज ही वाज अ लॉयर, रीजन लॉजिक का बंदा था, उसको वो फैक्ट्स एंड फिगर्स प्रेजेंट करने वाले आदमी थे और चीज़ की तुक बनाते थे कागज़ के ऊपर। तो इसीलिए मुझे कहते थे कि जो आप जैसे बताते हो, जैसे समझाते हो, जैसे चीज़ें और जो एंगल बयान होते हैं वो उनका था। आई मार्वल एट बहुत उनका मुझे पूरा सेंटेंस याद है, किसी दिन सुनाऊंगा। अंकल बहुत प्यार करने वाले आदमी थे जी। बट आपने आंटी जी जिस तरह डाउन द रोड 20 साल लगाई, ये बातें शुरू में ट्वीक करके 6 महीने साल में ठीक की जा सकती थी, उन बेचारों की ज़िंदगी और भी कमाल हो सकती थी। रेडियो आज़ाद, यूर ऑन द एयर। जी बैक अगेन जी। मुश्किल ये जो आंटी इनसे पहले आई थी, उनके लिए अगर आई होप आई एम नॉट इंटरप्टिंग जो आप नहीं जरूर सबके लिए। इट वाज अ प्रॉब्लम फॉर मी टू, सो व्हाट वी डिड, द पर्सन इन बिटवीन, अगर वो फाइंड कर लें कोई बंदा जो उनको अंडरस्टैंड कर सकता है, जो पेशेंस से उनकी बात सुनता है और उनको उसको समझ आती है, तो वो बंदा एक्सप्लेन करे जिनसे ये बात करना चाहती है, जिनको इनकी बात समझ नहीं आती। तो वो हमारी प्रॉब्लम काफी हद तक सॉल्व हुई है। मैं आपको एक मिसाल देती हूँ कि मेरे बच्चे बोलते इंग्लिश है लेकिन समझते हमारी जबान भी है, इनको बोलती हूँ मैं घर में, लेकिन उसकी ट्रांसलेशन जब वो करते हैं तो एक दफा मैं नाजिएटेड थी, तो मेरा बेटा मुझसे पूछने लगा, क्या बात है अम्मी आप ठीक नहीं है? तो मैंने कहा आप पुत्र मेरा दिल कच्चा होता है आज। तो उसकी बहनों से पूछने लगी टीज करने के लिए, समझ आई है क्या बोला अम्मी ने? तो वो आगे से कहना लगा कि हाँ क्यों नहीं, ओ यस आई डिड अंडरस्टैंड, शी सेड दैट हार्ट दिल इज हार्ट एंड कच्चा मीन्स क्लास। तो वो सब हंसने लगे, उसके बाद उसने फिर बात नहीं की। अच्छा एक मजे दी गल दसा इनको बोलने वाले लोगों में ऐसे ऐसे एक्सप्रेशंस हैं जिन्हां दी अगर तुस अंग्रेजी पे ट्रांसलेशन किसी दा प्यो भी नहीं कर सकता। मसलन ये मेरा दिल कच्चा होता है, ठीक है, उसकी अंग्रेजी कौन मर्सी, मेरी माँ जिसका अस्पताल का खड़ा होना वो आखते सी पुत्रा मेरे दिले ते तराड़ रखी दिए। और अब तो अभी मैं कप्तान था, वो आगे कर्नल साहब मुझे बैठे थे, तो कहते हैं व्हाट इज शी ट्राइंग टू से? तो मैंने आगे से कहा सर शी इज सेइंग दैट शी फील्स दैट देयर इज अ स्लैब ऑफ स्टोन ऑन हर चेस्ट एंड ही स्टार्टेड लाफिंग एंड ही सेड कैन यू इमेजिन के हाइपरटेंशन वाले मरीजों का सबसे जो बड़ा सिम्टम होता है ना, वो एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। बट ये तराड़ रखी दी, अगर कोई और बंदा उधर बैठे दोवे तो वो के दस है उसका कि तराड़ का क्या मतलब है? तो ये वाली गल है। बट यूर राइट, अगर आपके बीच में थर्ड पार्टी, अगर ये तो तब है ना कि मियाँ बीवी के बीच में कोई रिश्ता है या बहन भाइयों के बीच में है, तो एक आध बहन भाई ऐसा होता है जो कि बीच में मीडिएटर के तौर पे काम करता है। ये अक्सर माँ बाप जिन लोगों की, जब हम बड़े हो रहे थे उसमें बहुत कम कम्युनिकेशन हुआ करती थी, तो एक आध बच्चा जो था जो सेंसिबल ज़्यादा होता था, जो दूसरों को एक दूसरे को तीली लगाने वाला काम नहीं करता था। कुछ बच्चे तो ज़रा कमीनी नेचर के भी होते हैं ना, वो माँ बाप को लड़ाने के लिए या बहन भाइयों को लड़ाने के लिए भी बड़े पक्के होते हैं। ऐसे कई लोग होते हैं, हमने भी बचपन में बड़े देखे थे। लेकिन कुछ जो सेंसिबल बच्चे होते हैं वो एक दूसरे की सिर्फ जो बात नहीं बताने वाली वो नहीं बताते कि किस तरह कहा उन्होंने, कौन से वर्ड यूज़ किए, बात बता देते थे और अगले बंदे की बात भी ऐसे करके तो एमिकेबल तरीके से चीज़ों को सॉर्ट आउट कर दिया जाता था। सो ये समझना भी बहुत ज़रूरी होता है कि कुछ लोग जिस तरीके से बात करते हैं, कुछ लोगों को अप्रिशिएट ही नहीं करना आता, और कुछ लोगों का एक एक्सप्रेशन होता है अप्रिसिएशन का जो आपको पता होना चाहिए। क्योंकि अगर आपको अप्रिसिएशन और एक्नॉलेजमेंट हर वक्त चाहिए होती है ना, तो उसके लिए एक सिंपल सा आसान फॉर्मूला है। ये कोई आपको वर्ड्स में बार बार नहीं देगा, वो उनका आपको कई लोगों का सिर्फ गौर से देखना अप्रिसिएशन होती है। कई लोगों का चीज़ के बारे में पैसिंग बाय को रिमार्क दे देना चीज़ का अप्रिशिएट करना होता है। कई लोग दे स्टार्ट पुलिंग योर लेग अबाउट समथिंग, ये भी उनका प्यार करने का और तरीका होता है। यू जस्ट नीड टू नो द पर्सन, तो आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा इसको ये चीज़ अच्छी लगी है या ये इसको ये बात बहुत भा गई है या इसको ये बात। तो आप थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से करना सीखें चीज़ों को, तो आपको पता लगेगा कि कौन कितनी केयर करता है आपकी, लेकिन उनका बताने का तरीका अगर आपको पता लग जाए
वो जो आप एडजस्टमेंट करते हैं ना अपनी ज़िंदगी में, वो ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाती है। ये उनका जी पॉइंट था। एक और नाइस ऑफ यू मैम, थैंक यू वेरी मच। दिल पे कच्चा होंदा सा इस आसे आखते से जिस शिकंजी बढ़ा के पियो, या फिर कोई आते हैं ना पुराने ज़माने में फैंटा टॉफ़ियाँ होंदियां सी, रुपए दी 8 लभदियां सी, ठीक है। हर बंदा फैंटा टॉफ़ी, जैसे ही दिल कच्चा होने लगता था फैंटा टॉफ़ियाँ खाने शुरू हो जाते थे जी। उनका सवाल था कि जो लोग आपके पीठ पीछे बुराइयां करते हैं, तो मैंने आपको ये बताया था कि अगर कोई बंदा आपके बारे में कोई छोटी मोटी बात करता है तो वो मुश्किल है, उसका आपके साथ एक्सपीरियंस ठीक नहीं रहा तो वो चीज़ें कहता है तो वो मुश्किल है। लेकिन जो लोग तोहमतें, बदफेलियाँ या आपके, भाई मैंने ऐसे ऐसे लोगों के मुंह से ऐसे ऐसे लोगों के बारे में ऐसी ऐसी बातें उनको करता हुआ सुना भी है, रोका भी है, सख्ती भी की है, उनसे रिश्ते भी ख़त्म किए हैं, उनको दूर रखा अपनी ज़िंदगी से। फ़ोन के ऊपर डोंट लिख दिया है मैंने, डोंट 1, डोंट 2, डोंट 3, मतलब डोंट पिकअप। सो जिनको ऐसी ऐसी बातें जिनकी कोई तुक ही नहीं बनती है वो लोग अपने मुंह से निकालते थे। जो आदमी किसी आदमी के कैरेक्टर के बारे में बात कर सकता है ना, उस आदमी का अपना कैरेक्टर ज़्यादातर मशकूक होगा, क्योंकि वो इन चीज़ों को इतना आराम से बयान कर देते हैं लोगों को। इसका मतलब है उसके लिए नॉर्मल बात है, उसने ये गंद देखा हुआ है, ये गंद किया हुआ है, तो अब वो किसी और पे ये गंद उछालेगा। वरना ऐसे लोग जो है ना वो बहुत सोच समझ के बात करते हैं। मुझे आज तक याद है, मैंने एक दफ़ा शो में बताया था, हमारे घर में एक लेडी आई, मैं कमरे में ड्राइव करके रात को लेट आया था, तो सो रहा था, तो एक औरत बाहर बैठी अपने मसाइल बयान करी थी। उसके बीच में उसने किसी की बेटी के किरदार के बारे में कोई जुमला बोलने की कोशिश की, तो उसने कहा देखी पहने, मेरे घर में बैठ के ऐसी बात नहीं करना, मेरी अपनी बेटियां हैं। सो अगर आप रोकेंगे नहीं ना चीज़ों को, शुरू में नहीं लोगों के रोकोगे, तो वो लोग आपको, हर बंदा टेस्ट फायर कर रहा होता है आपके ऊपर कि आपको कहाँ तक आपको दीवार से लगाएगा वो। तो ये सारी चीज़ें शुरू में करनी होती हैं। ये खामखा अच्छा बनने की बीमारी और अजीम बनने की बीमारी, और हर अजीम बनने वाला आदमी 4 महीने 6 महीने बनता है, उसके बाद 25-26 साल वो सिर्फ दुखी रहता है और ठंडी ठंडी आहें भरता रहता है। इसलिए कि वो एक आम आदमी है, इसलिए कि आम आदमी को कुछ चीज़ें नापसंद होती हैं, कुछ चीज़ें पसंद होती हैं, कुछ चीज़ें एब्सोल्यूट डूज और डोंट्स होते हैं, वो लोगों को करने देते हैं, और जब उनको करने देते हैं तो वो परमानेंट फीचर बन जाता है। अगला आदमी समझता है आप ऐसे ही हैं, यू आर ओके विद इट, एंड देन यू आर नॉट। सो शुरू में जब आप ये बातें बताते हैं तो यू आर एक्चुअली ट्राइंग टू बी ऑनेस्ट एंड यू आर ट्राइंग टू कीप द रिलेशनशिप गुड, एक्साइटिंग, बेयरेबल ऑल्सो समटाइम्स। कभी कभी हो जाती हैं चीज़ें, जिंदगी इंसान से रिश्ता रखना इतना मुश्किल है, आप अपने आप से रिश्ता नहीं रख सकते। लोग अपने अंदर इतने पागलपन का शिकार होते हैं, ऐसे ऐसे पेट पीव्स और ऐसे ऐसे मसाइल होते हैं उनके, वो अपने साथ बेचारे टाइम नहीं स्पेंड कर सकते। तो आप चाहते हैं कि लोग आपके साथ टाइम स्पेंड करें। अगर आप सॉलिट्यूड में खुद नहीं रह सकते, अपने साथ आप नहीं रह सकते कंफर्टेबल घंटों या घंटे या दिन या दिनों, तो आपको क्या लगता है बाकी लोग आपके साथ आराम से रह लेंगे? और जब आपको बेसिक सेंस भी नहीं है, कुछ बेसिक मैनरिज्म्स होते हैं ज़िंदगी के, कुछ ऐसे मैनरिज्म होते हैं जो दुनिया में किसी भी चले जाएं अक्रॉस द ग्लोब, हर जगह पर एक्सेप्टेबल बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल होता है। बुजुर्गों से प्यार मोहब्बत से बात करना, लोगों को मुस्कुरा के देखना, किसी को अपनी जगह दे देना, गाड़ी में जगह नहीं तो किसी को बिठा लेना, इस किस्म की और बहुत सारी चीज़ें। किसी को खाना अगर आया तो आगे पहले उसको दे देना, प्लेट दे देना। ये बेसिक मैनरिज्म है, ये आप जिस जगह पर भी दुनिया में करेंगे आपको अच्छी नज़र से देखा जाएगा। रेडियो आज़ाद, यू ऑन द एयर। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम मैम। Such a great show, so much learning. Thank you for that. We are trying. So ये बात कह रहे थे ना अभी के, जो कहते हैं लोग कि मैं ऐसी ही हूँ और मैं ऐसा ही हूँ, तो उससे मेरे जहन में एक बात है, ये कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि जब बच्चे बड़े हो रहे होते हैं तो हम, जब वो आते हैं रोते हुए, हम कहते हैं क्या हो गया तुम्हें, तुम्हारी फीलिंग्स को किसी ने हर्ट किया है, क्या हो गया? तो हम उनके दिमाग में क्या डाल रहे हैं कि दूसरा इंसान जो है वो हमारी फीलिंग्स को हर्ट कर सकता है। लेकिन हम अडल्ट कितने जब पहुंचते हैं शऊर की स्टेज पे तो पता चलता है कि कोई भी इंसान हमें हर्ट नहीं कर सकता हमारी फीलिंग्स को। ये हम बेवकूफ होते हैं जो चूज करते हैं, अलाउ करते हैं अगले इंसान को ऐसा करने के लिए। फिर हम बच्चों को कहते हैं कि जी बी पोलाइट एंड नाइस टू अदर बिकॉज वी डोंट वांट टू हर्ट अदर्स फीलिंग। तो हम उनके दिमाग में क्या डाल रहे हैं कि वी हैव कंट्रोल ऑन हाउ अदर पीपल फील। ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो आज हम यहाँ बैठे 2 घंटे से इस टॉपिक पे बात नहीं कर रहे होते कि हाउ टू हैंडल डिफिकल्ट पीपल। वी डोंट हैव कंट्रोल ऑन हाउ अदर पीपल फील अबाउट इट। तो जब बच्चे बड़े होते हैं तो हम उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज देते हैं, फाइनेंसेस की, उनको फूड चॉइसेस की, उनको बेटर हेल्थ की, हर चीज बताते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब हम बड़े हो रहे थे
और आज के हालात में भी मैंने किसी माँ बाप को, एडल्ट को, अपने बच्चे के साथ बैठ के ये बात करते हुए नहीं देखा कि यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन इमोशनल हेल्थ. नोबडी कैन मेक यू फील द वे यू वांट टू फील अबाउट सर्टेन थिंग्स. इट्स नोबडीज जॉब टू मेक यू फील हैप्पी. सॉरी, यहाँ पे मैं बीच में ना आपकी बात काट रहा हूँ, लेकिन ये भी जानना जरूरी है कि वो पेरेंट्स जो अपने बच्चों को नहीं बता रहे ना अब भी, और क्योंकि वो खुद भी अभी तक इस बात की इम्पोर्टेंस को नहीं समझ पाए. यही हमारे साथ हुआ, हमारे साथ नहीं हुआ. अब आगे हम अपनी नेक्स्ट जनरेशन से ये बात नहीं करेंगे तो हमें ही नहीं पता. तो फिर क्या होता है कि जब हम बड़े हो रहे होते हैं, एडल्ट हो रहे होते हैं, तो हम क्या करते हैं, अपनी हैप्पीनेस का, अपनी इमोशनल हेल्थ जो हमारी इतनी वीक होती है, तो हम समझते हैं कि हमें हाउ यू वांट टू फील अबाउट सर्टेन थिंग्स, उसका चप्पू जो है हम उस बम्बू के हाथ में दे देते हैं, जो कि हु इज नॉट कैपेबल ऑफ हैंडलिंग दोस थिंग्स. उसको अपने इमोशन पे कंट्रोल नहीं है, वो हमारा चप्पू संभाल के कहाँ तक चलेगा. तो मसला क्या होता है कि इट डजंट हैपन. और फिर जब हम उस पे कहते हैं कि अगला चेंज हो जाए, मैं ऐसी ही हूँ, फिर वो क्वेश्चन आते हैं कि मैं ऐसी ही हूँ, क्योंकि हम चाह रहे होते हैं कि अगला चेंज हो ताकि हमें वो खुशी मिले जो हम उसमें ढूंढ रहे हैं. तो ऐसा होता ही नहीं है. तो फिर क्या होता है कि एक इमोशनल अडल्टहुड की स्टेज आनी चाहिए. आई थिंक वी आर अडल्ट, वी शुड बी इमोशनली अडल्ट हो जाना चाहिए. इट्स सच अ ग्रेट प्लेस टू बी इन. लेकिन उसके लिए लगता है थोड़ी सी मेहनत, थोड़ा सा काम, क्योंकि उसके लिए हमें अपर ब्रेन यूज करना पड़ता है. अपर ब्रेन क्या कहता है, जब आप शॉपिंग करने जाते हैं तो एक छोटी सी चीज देख के आप एक्साइटेड हो जाते हैं कि मुझे ये चीज खरीदनी है, मुझे अच्छी लगती है, मेरे घर में अच्छी लगेगी, मुझे जरूरत नहीं है फिर भी मैं ले लेती हूँ, किसी को दे दूंगी. ये आपका लोअर ब्रेन है. अपर ब्रेन क्या कहता है कि ये चीज अच्छी है, बिल्कुल अच्छी है, लेकिन मुझे अभी जरूरत नहीं है क्योंकि मैं मिनिमलिस्ट हूँ, मुझे खर्चा नहीं करना, मुझे अभी इसकी जरूरत नहीं. ये अपर ब्रेन है. तो जब आप अपर ब्रेन इमोशनल एडल्टहुड हो, अब इमोशनल हेल्थ आपकी स्ट्रांग है, आप इमोशनल माइंड अचीव कर लिया आपने, आप अपर ब्रेन यूज करके चीजों को एक्सप्लेन करें, किसी चीज का बिहेवियर उसको प्रेडिक्ट करें कि ये प्रेडिक्टिव है कि मैंने एक्सप्लेन, कोई शख्स आपको समझा नहीं पा रहा तो आप उसको एक्सप्लेन करें कि इसका बिहेवियर क्यों है, फिर उसको प्रेडिक्ट करें बिहेवियर कि ये ऐसे ही बिहेव करेगा, फिर उसको हैंडल कर लें सिचुएशन को, फिर आसान हो जाएगी. बजाय इसके कि अगर एक कपल है, जैसे एग्जांपल देखें जो सब मैं आजकल इर्द गिर्द देखती हूँ लोगों में, कि दोनों कपल्स जिनके बच्चे, उनमें मसला ये चल रहा है कि दे आर नॉट ऑन द सेम पेज टू डिसिप्लिन द किड. बीवी कहती है जी मैं ये कहती हूँ कि बच्चों को इस तरह पालना चाहिए, मियाँ साहब बच्चों को बहुत स्पॉइल करते हैं, बहुत खर्चा करते हैं, और ये तो अच्छा है ही नहीं, ये तो पेरेंटिंग स्टाइल है ही नहीं, ये तो बच्चों के लिए अच्छा है ही नहीं. तो हम इस चीज पर रोशनी डालें कि जब इमोशनल एडल्टहुड बंदा अचीव कर लेगा तो इस प्रॉब्लम से कैसे निकल सकता है. नाइस ऑफ यू मैम, थैंक यू वेरी मच. ये जो आपने पहले, आपका आखिरी पॉइंट पहले ले लेते हैं क्योंकि वो कंटिन्यूटी में है. बाकी 3 पॉइंट्स और हैं जो बहुत जबरदस्त इसमें से निकले हैं, उसके बारे में बात करते हैं. जो मियाँ बीवी इस वक्त भी इस उम्र में बच्चे बड़े हो रहे हैं और अभी तक इस बात पे कर रहे हैं कि बाप उनको जो स्पॉइल कर रहा है और माँ जो है उनको एक सिस्टम बनाने की कोशिश कर रही है, ये भाई साहब मैच्योर ही नहीं है. ठीक है, और मैडम भी अगर जोर लगा रही हैं कि ये इस तरीके से होंगे तो वो भी, ये मैच्योरिटी का काम ही नहीं है. ये आपको समझना है इस बात को. ये दोनों चीज़ें पहले आप दोनों मियाँ बीवी एक पे, आजकल चल ज़माना अच्छा है, लोगों को अब अक्ल आना शुरू हुई है कि पसंद और तमाम 3-4 चीज़ें जो बताई गई हैं रब की तरफ से आपको कि वो देख के शादी करनी चाहिए, उसमें कंपैटिबिलिटी होती है, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं. अब वो आपकी बेसिक्स ठीक हो गई और धक्के की शादियाँ, धक्के के बिजनेसेस, धक्के के एम्प्लॉयमेंट्स, ये आगे नहीं चलते हैं. आगे जाके बहुत सारे मसाइल, जैसे जैसे आप अपने बारे में जानना शुरू होते हैं, फिर हर छोटी सी छोटी चीज़ आपको बड़ी से बड़ी और आपको फिर एक वक्त में अजाब लगने लगता है. ये ऐसा ही होता है, दैट्स हाउ इट इज़. आपको अगर नहीं समझ आती, या बता नहीं पाते, या आपके सर में हर वक्त दर्द रहता है, या आपके कंधे हर वक्त थके रहते हैं, या आप एग्जॉस्ट होकर रात को बेहोश हो जाते हैं, या आप कहीं भी ऊँगना शुरू कर देते हैं, या आपकी सफाई सुथराई का आपको ख्याल नहीं रहा, या आपको पता नहीं है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ आ गया हूँ, मैं क्यों कर रहा हूँ ये सब, इसके बदले में मुझे क्या मिल रहा है, मुझे क्यों सुकून नहीं है, मुझे क्यों खुशी नहीं है, ये सब आपके पास चल रहा है. तो फिर आप सोच लीजिए कि गलत लगाई हुई जो बेलें थी बचपन में, जो गलत चीज़ें तुखम डाल दिए गए थे, या चीज़ें जो बेजोड़ बना दी गई थी, ये अभी उनके रिजल्ट्स हैं आपके. ठीक है जी. सो ये समझना ज़रूरी है. लेकिन जो एक आपका था ना कि जब बच्चे करने हैं ना, देखें, क्योंकि लोग, ये अब नया ज़माना आ गया, इसमें आप बेवकूफ़ी से, ट्रायल एंड एरर से नहीं सीखेंगे बार बार चीज़ों को. इसमें लोग अगर रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं तो वो रिश्ते के अंदर जाएंगे ही नहीं. अगर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी 2 बंदों की नहीं उठा सकते, अगर वो दोनों सिक्योर नहीं हैं, दोनों का कोई प्लान नहीं है, तो इस किस्म के रिश्ते में आगे जाएंगे नहीं. इसीलिए दुनिया में 65% लोगों ने जानवर रखने शुरू कर दिए हैं, क्योंकि वो ज़्यादा थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप होता है उससे बजाय इंसानों का. और दुनिया में सबसे ज़्यादा लोग, अगर आज़ादी और अय्याशी या अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी गुजारना, लोग कहते हैं ना इन दोनों को आज़ादी चाहिए या अपनी मर्जी की ज़िंदगी चाहिए, तो सबसे ज़्यादा यूरोप में, फ्रांस में लोग इस तरह की ज़िंदगी गुजारते हैं. लेकिन वहाँ पे सबसे ज़्यादा सुसाइडल अटैम्प्ट्स होती हैं और रेट भी वहाँ पे हर ज़माने में सबसे ज़्यादा था और आज भी सबसे ज़्यादा हो. तो ये समझना ज़रूरी है कि आज़ादी का मतलब क्या है, डिफ़ाइन तो करें.
तो औलाद का क्या मतलब है, डिफाइन तो करें किस लिए करनी है। क्योंकि अम्मा आपको हर वक्त कहती रहती हैं बच्चा करो बच्चा करो, या आपने साबित करना है कि आप बड़े औरत और बड़े मर्द हैं, इसलिए तो आपने नहीं। प्रूडेंस, राइट थिंग्स फॉर राइट रीजंस एट राइट टाइम, ये अगर आप पूरा कुछ नहीं समझ आते तो मदर ऑफ ऑल द वर्च्यूज अगर आप समझ लें, जिंदगी में जिस चीज़ में आप ये अप्लाई करेंगे उस चीज़ को सुकून के पर लग जाएंगे, और वो है डूइंग राइट थिंग्स फॉर राइट रीजंस एट राइट टाइम। ठीक, तो ये समझना ज़रूरी है। ये कैसे करेंगे आप, तो बच्चों के लिए भी आप मियाँ बीवी को अब तक समझ आ गई है कि कौन डिसिप्लिन के मामले में ज़्यादा अच्छा है, कौन ऑर्गेनाइज्ड अच्छा है, कौन रिलैक्स माहौल अच्छा बनाता है। ठीक, कौन जो है वो प्यार से बात समझाता है, किसको गुड कॉप बैड कॉप कौन खेलेगा, कौन गुड कॉप अच्छा कर लेगा, कौन बैड कॉप। और कभी कभी रिवर्स कर दें रोल्स, क्योंकि एक ही बंदा बैड बंदा रहेगा तो वो उसको बेचारे बच्चे उसको बुरा समझने लग जाते हैं। तो ये आप दोनों का प्लान होगा, आप दोनों इस टीम के अंदर हैं, दो हमेशा टीम थी आपकी, यही दो रहेंगे, अपनी अपनी कहानी, अपना अपना पैशन, मैंने इसके लिए छोड़ दिया, मैंने उसके लिए वो छोड़ दिया। ये छोड़ने से पहले आप बात करेंगे और पहले सोचेंगे, वरना इस किस्म के गिल्ट में जितने मर्द और जितनी औरतें मैंने देखी हैं ना, आप सारी ज़िंदगी भी गुजारेंगे तो आपके पास लोग आके तबसरे नहीं करेंगे ये कि मैंने इसकी खातिर ये कर दिया वो कर दिया। जब किया तो उसकी खातिर नहीं कि ये पहले क्लियर करें कि मैं ये कर रही हूँ, इसका मुझे इसके बदले सिर्फ ये सुकून चाहिए, और ये नहीं कि बाद में गड़बड़ होगी तो मेरे पे डाल दो तुम भाई। या ये भाई साहब दो बेस्ट फ्रेंड्स हैं, दो बहन भाई हैं, उन्होंने काम किया माँ बाप के। और बाय द वे लोग अगर इतने आसान होते ना, तो मैं पहले भी आपको मिसाल दे रहा हूँ, मैं जिस ज़माने में लाहौर में था, या आज से 15 साल पुरानी बात है, और जिस ज़माने में हम प्रोटोकॉल ऑफिसर और कुछ अदालतों में और इन चीज़ों में जाके तो जजेस के साथ भी, और मैं मॉनिटरिंग इंचार्ज भी रहा हूँ ननकाना साहब और उस एरिया का, तो उसमें थाने अदालतें ये सारी चीज़ें आपके अंडर आ जाती होती हैं। तो उसमें 67% जो केसेस थे वो ब्लड रिलेशंस के थे, आपस में मियाँ बीवी के, बहन भाई के, बेटे के बाप के साथ, जायदाद के मसाइल, ये रिलेशनशिप थे। अगर लोग इतने आसान होते और इतने आराम से ये चीज़ें हो जाती, और समझ के एक ही बाप के खून से पैदा हुई औलाद जो है वो ऐसे ऐसे शाखसाने करती है कि बाप भी 8 आंसू रो रहा होता है और माँ बेचारी दूध की धारियाँ नहीं बख्श रही होती हैं उनको, ऐसे ही कहते होते हैं ना गाँव में। ठीक है जी। सो ये एक तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट था कि जब तक आप इस काबिल ना हो अपने से बड़े काम करके दुनिया को साबित करने के लिए, बड़े घर ले लेना, वक्त से पहले ब्याह कर लेना, वक्त से पहले जो चीज़ नहीं करनी थी किसी को बताने के लिए, किसी को आपने एट द एंड ऑफ द डे आपने अपने घर अपने साथ रहना होता है, या उन लोगों के साथ रहना होता है जो आपकी चॉइस है। यू हैव टू बी रियली स्मार्ट। ये मामलात के काम है, गॉड हैज़ गॉट नथिंग टू डू विद इट। ये उन पे मत डालें और ये लोगों पे मत डालें, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एंड इसके लिए मैच्योर होना, एडल्ट होना, उसके बाद रिस्पॉन्सिबल होना, एक दूसरे को सपोर्ट करना, कॉम्प्लीमेंट करना, एक दूसरे को जहाँ ज़रूरत हो वहाँ सप्लीमेंट करना चीज़ों को, ये सारी चीज़ें ऐसे चलेंगी। और एम हैज़ टू बी वेरी क्लियर। यू कांट बी एन इमोशनल फूल एंड गेटिंग इनटू आप दूसरे लोगों की ज़िंदगियाँ बर्बाद कर देते हैं ऐसे, क्योंकि आगे जाके बच्चे और फिर मामलात और फिर चीज़ें बहुत तकलीफ़देह हो जाती हैं। एंड ट्राई नॉट टू अपीयर स्मार्ट इफ यू आर नॉट वेरी स्मार्ट इन अ सर्टन थिंग। यू विल डू, अपने आप पे इतना बड़ा एहसान कर देंगे आप जब कह देंगे मुझे ये काम नहीं आता, मैं यहाँ आता हूँ, मुझे टेक्निकल काम नहीं आता, इसके लिए बंदा है, ये उनका ड्यूटी है। ये जो आप सिस्टम सारा देख रहे हैं ये मेरा काम नहीं है, मुझे इसमें थोड़ा बहुत समझ है, ज़्यादा मुझे नहीं है, इसमें असिस्टेंस मुझे मिलती है, ये उनका काम है। मैं उनसे इस काम के बारे में पूछूंगा, वो मुझसे पूछेंगे आज़ाद जी हमारी लिसनरशिप कहाँ है, हमारे विजन कहाँ है, हम कहाँ पहुँचे 10 सालों में। ये शुरू से 2 घंटे का 3 घंटे का शो ये 130 मुल्कों में जा रहा है, ये मेरा काम है, ये जो मैं काम अभी आपके सामने बैठ के कर रहा हूँ मैं इसमें कोताही नहीं कर सकता। हर आदमी का अपना अपना काम मिलकर, मेरे काम का उनसे कोई कंपटीशन नहीं, उनके काम का मुझसे कोई कंपटीशन नहीं, ये दोनों साथ चलेंगे तो आप तक ये चीज़ पहुँच रही है इसी काम। और अगर हम साथ चला रहे हैं तो उसका मतलब ये रोज़ नहीं इनकी इज़्ज़त करेंगे, मैं अपने आईटी के बंदे की रोज़ इज़्ज़त नहीं करूँगा, मैं इसके साथ हूँ, काम कर रहा हूँ, इसके बदले जो उनको चीज़ मिल रही है, जो इंट्रिंसिक या एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड मिल रहा है वो उनको मिल रहा है, तो हम साथ काम कर रहे हैं, ये इसी तरह ही है। और ये ऐसे ही होता है, ये मैच्योर दुनिया में हैंडलिंग। और अगर आपको नहीं समझ आएंगे, आप किसी और तरीके से कुछ चाहेंगे तो ये चीज़ें फिर पूरी नहीं होंगी। दूसरा आपका एक और पॉइंट था कि लोग एक दूसरे से, आपने देखा होगा मुश्किल लोग जो होते हैं अक्सर एक लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं कि तुम बदल गई हो या तुम बदल गए हो। पहली बात तो यह, बड़ा ही कोई नाहिंजार या कोई बहुत ही स्टूपिड किस्म का आदमी होगा जो सालों गुजर गए और वो बदला ही नहीं। उसके माँ बाप
बीमार हुए होंगे, मर गए होंगे, जॉब चली गई होंगी, प्रोफेसर लोगों ने उसको छोड़ा होगा, दोस्तियां खराब हुई होंगी, बिजनेसेस ऊपर नीचे हुए होंगे, कुछ लोगों से उसने सबक हासिल किया होंगे, कोई रब ने उसने सीखा होगा, दुनिया से उसने सीखा होगा, ये सब उसके साथ हुआ होगा, तो ऑफ कोर्स वो बदल गई है या बदल गया है। फिर रिश्ते में एक परमानेंट आने वाले मसाइल हैं जिस पे क्योंकि आपने सेल्फ डेवलपमेंट अपनी की नहीं है, तो हर बात, हर थॉट जो गुजरी है उसकी आपने दिल में फीलिंग बना ली है और वो आपके लिए एक मुसीबत बन गई है। तो ऑफ कोर्स हर बंदा बदल रहा है वक्त के साथ साथ। बट रियल क्वेश्चन इज, जो आज़ाद थॉट में azadkhan.official का हमारा जो इंस्टा पेज है और जो रेडियो आज़ाद का हमारा इंस्टा पेज है, उस पर आप चेकआउट करते रहा कीजिए। उसमें बड़ा सिंपल है, ये डिबेट ही फजूल है कि तुम बदल गई हो या वो बदल गया है। सब बदल जाते हैं, बदलना ही क्या था, आलम में सिर्फ तगय्युर को है सबात। ठीक है कि ओनली वन थिंग इज परमानेंट एंड दैट इज चेंज। सिर्फ तगय्युर, सिर्फ चेंज जो है वो परमानेंट है, वो बदलती रहे, वो ये उसकी परमानेंस है कि वो बदलती रहेगी, बाकी कोई चीज़ परमानेंट नहीं होती है। तो जाहिर बात है बीच में चीज़ें ट्वीक करनी होती हैं। बट द रियल क्वेश्चन टू बी आस्क्ड इज, डिड यू चेंज फॉर गुड और डिड यू चेंज फॉर बैड, और आर यू चेंजिंग फॉर गुड? अगर आप सेहत अच्छी कर रहे हैं, अगर आपका जहनी सुकून बेहतर हो रहा है, अगर आप फाइनेंसेस बेहतर हो रहे हैं, अगर आपके रिश्ते बेहतर हो रहे हैं, अगर इस तरह चेंज हो रहे हैं, आपके जहन पे आप नींद अच्छी आ रही है, आपके काम अच्छे हो रहे हैं, आपका रब से रिश्ता बेहतर हो रहा है, आप मौत की आइडिया के साथ कंफर्टेबल हो रहे हो, आप अपनी जगह पे अपनी तमाम चीज़ें रखना शुरू कर दी हैं आपने, ठीक, तो कौन अच्छाई की तरफ चेंज हो रहा है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। और जो बंदे अपनी पर्सनल इश्यूज़ के बजाय जो असल अच्छाई है उसके साथ अलाइन नहीं करते, खुदा के कानून के ख़िलाफ़ चलते हैं, वो हमेशा जितना मर्जी अच्छा दिल हो आपका, तकलीफ़ आपका मुकद्दर है, क्योंकि दिल के काम नहीं है, ये अमल के काम है, एक्शन के काम है। अगला पॉइंट अमल और एक्शन का, थॉट्स और फीलिंग्स। हर आदमी दिल की हथेली पे है सहरा रखे, ठीक है जी, और उसको हर वक्त दिल की हथेली पे है सहरा रखे का मतलब ये कि उसने ऐसे रखा, उसे मुझे बस पानी चाहिए इसको, और इतना पानी सहरा में जितना मर्जी पानी डाल दें वो सहरा है, वो सहरा ही रहता है, ठीक। तो जब आप इस तरह की ज़िंदगी गुजारना शुरू करते हैं तो चीज़ें हो जाती हैं ख़राब। अब सिस्टम आता है सपोर्ट, और अगला हमारा एक शो आने वाला है एनर्जी का, कि आपको जो इमोशनल एनर्जी चाहिए, आपको जो फिज़िकल एनर्जी चाहिए, आपको जो स्पिरिचुअल एनर्जी चाहिए, ये तीनों एनर्जी को अलाइन करके, जैसे एनर्जी हीलिंग वाले भी ये काम करते हैं, ये कौन से बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं इनके, और थॉट्स की जो इमोशनल एनर्जी होती है ना, वो सारे के सारे बिल्डिंग ब्लॉक्स आपकी थॉट से शुरू होते हैं। और हम लोगों की जो 50, 55, 60 हज़ार थॉट्स रोज़ हमारे जहन से गुजरते हैं, हम उसको चूज़ करके, ये हमारी चॉइस है कि हम उसकी फीलिंग बनाएं। अब हर थॉट फीलिंग नहीं होती। मैं पढ़ा के दुनिया में लोगों को थक गया हूँ, लेकिन मैं इतना भी नहीं थका कि मैं अगले 30 साल तक अगर ज़िंदगी रही तो ना पढ़ा सकूँ, या इतना टाइम नहीं है मेरे पास। लेकिन जो थोड़ा बहुत वक्त है, आखिरी दम तक यही बताते हुए गुजर जानी है, क्योंकि बेसिक्स नहीं सीखते ना आप लोग खुद, तो हमें ऐसी सब कुछ पता होता है। तो हर थॉट जो आपके पास आती है वो फीलिंग नहीं होती। अब थॉट और फीलिंग का एक आसान सा फॉर्मूला बताता हूँ। ये जब भी आपको लगे कि ये आपकी थॉट्स हैं या आपकी फीलिंग्स हैं, मेरे बहनों और मेरे भाइयों, ये एक लिटमस टेस्ट कर लिया करो, आपको खुद ही पता चल जाएगा। और आप अपने आप को बेवकूफ़ बनाने से और दुनिया को बुद्धू बनाने से और फिर खुद आखिर में बेवकूफ़ लगने से आपकी जान छुट जाएगी, और अपनी लो सेल्फ इस्टीम और मैं अपने स्टूपिड हूँ या मुझे वो स्टूपिड समझते हैं, इन बीमारियों से आप बाहर निकल जाएंगे। लिटमस टेस्ट बड़ा सिंपल सा है। थॉट ये है, अभी हमने चैरिटी की थी रेडियो आज़ाद से 14 ऑर्गेनाइजेशन के लिए। थॉट ये है कि मुझे चैरिटी करनी चाहिए, ठीक, मैं क्यों चैरिटी नहीं कर रहा, मुझे रब ने दिया है, उसका हक बनता है, इसमें से मेरे माल में से है, और डोनेशन भी दूंगा और डोनेशन इन काइंड भी मुझे देना चाहिए। ये थॉट। इससे मुझे क्या हुआ? कुछ नहीं, सिर्फ एक थॉट आई, एक चीज़ टिक होगी, रजिस्टर होगी, मेंटल नोट बन गया। ये फीलिंग नहीं है, ये थॉट है। फीलिंग कब आएगी? जब मैं वो पैसे गांव में दे दूंगा या किसी ऑर्गेनाइजेशन को दे दूंगा, फिर जब वो आके बताएंगे कि जी उससे इतने बच्चों ने पढ़ा है, इससे इतनी आसानियां हुई हैं, पीने का लोगों को साफ़ पानी मिला है, इससे लोगों की एजुकेशन बेहतर हुई है जी, इससे वेलबींग बेहतर हुई है, इससे लोगों को मेडिकल चीज़, अब मुझे फीलिंग आई है कि यार मैंने एक अच्छा काम किया, मैंने सही तरीके से काम किया, और फिर मैंने देखा भी, मैंने सही बंदे को, जब मैं गांव में लगाता हूं या हम चीज़ें करते हैं या बाकी लोगों की भलाई हम करने की कोशिश करते हैं, तो जो उनके रिजल्ट्स आ रहे होते हैं वो हम देख रहे होते हैं। और यहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें वो आपको बताते रहते हैं, वीडियोज़ बताते हैं, आपको साथ परमानेंट कॉन्टैक्ट में रहते हैं। ये आपको फीलिंग हुई। एक और बात, मुझे एक्सरसाइज करनी चाहिए, मैं एक्सरसाइज क्यों नहीं कर रहा? मेरी सेहत ख़राब हो रही है,
ये थॉट्स हैं, ये फीलिंग्स नहीं है। फीलिंग कैसे आएगी? जब मैं अमल करूँगा, कोशिश करके एक्शन लूँगा, जिम जाऊँगा या जहाँ भी एक्सरसाइज करता हूँ या स्विमिंग करूँगा, उसको जब करूँगा तो मुझे मेरे एक एक्सपीरियंस होगा मेरे अंदर। थकने का भी हो सकता है, पसीने का हो सकता है, हफ रहे हैं आप, दर्द हो रहे हैं आपको, जोर लगा रहे हैं आप, सब हो रहा है। ये एक्सपीरियंस हो रहा है, फीलिंग नहीं है, ये एक्सपीरियंस है। फीलिंग क्या है? जब आप घर जाके नहाएंगे, अब आप फ्रेशन अप होके बाहर निकलते हैं, खाना आप अब अच्छा खा सकते हैं, ये जो सुकून की फीलिंग आ रही है। उसके बाद आप कोई काम अगर और नहीं है तो फिर आप सोने जाएंगे और सुकून की आपको नींद आएगी, सुबह आप फ्रेश उठेंगे, ये फीलिंग है। ठीक है? तो जब भी आपको लगता है ना कि उसने मुझे नीचा दिखा दिया, ये थॉट है, फीलिंग नहीं है। अगर फीलिंग है तो बड़े आप दिमाग के कोरे हैं हम। कैसे नीचा दिखाया? मसलन मैं आपको एक बात बताता हूं। वो आदमी, मैंने सच बोला और उस आदमी ने उस सच को सच नहीं समझा और उसने मेरी बेइज्जती कर दी। क्या वो आदमी जिससे आप सच की एक्नॉलेजमेंट चाहते हैं, उसको पता भी है कि ये सच है? क्या उसको वैसे सच के साथ उसका क्या रिलेशनशिप है? क्या वो खुद कभी सच बोलता है? क्या उसको सच की वैल्यू का एहसास है? आप झूठे आदमी से सच की एक्नॉलेजमेंट चाहते हैं और वो नहीं दे रहा तो आप कहते हैं जी मेरी बेइज्जती होगी। जुल्म कर रहे हैं ना आप। तो ये फीलिंग ही गलत है, ये थॉट है आपकी कि वो मुझे नहीं चाहता, उसने आपसे कहा है, ये थॉट है आपकी। क्या उसने आपसे कहा है? नहीं। क्या उसने आपको फील कराया है जो आप कहते हैं जी फील? कैसे फील कराया है? मुंह से बोला है? नहीं। बॉडी लैंग्वेज से कुछ कहा है? नहीं। ईमेल लिख दिया है? टेक्स्ट कर दिया है? कोई काम था जो उसने आपसे कहा था कि मैं करूंगा और वो नहीं किया है? नहीं। तो कैसे साबित कैसे करेंगे आप? क्योंकि आप ये सोचना, जैसे उन्होंने कहा था कि मैं कह रही हूं सही हूं, वो कह रहा है गलत है, फिर क्या होगा? फिर एक तीसरा बंदा ये डिसाइड करेगा जो आप दोनों को जानता है कि ज्यादातर सच कौन बोलता है, सही काम कौन करता है और ज्यादातर अपनी ड्यूटीज कौन पूरी करता है। फिर वो बता देगा आपको कि जी आप गलत हैं या आप सही हैं। वो भी आप नहीं सुनना चाहते। तो चीज़ों को ये बेसिक समझ जाएं कि जो चीज़ आप अपने आप को, सेल्फ वर्थ जब आपकी कम होती है ना, बहुत खूबसूरत लोग होते हैं, वो कहते हैं, अच्छा ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मुश्किल लोगों के लिए बड़ा अच्छा है हमारी ज़िंदगी में। अक्सर लोग जो बहुत खूबसूरत होते हैं वो कहते हैं जी मैं अपने इसमें चले मर्द को ले लें या लेडी को ले लें एग्जाम्पल। वो लेडी कहती हैं जी मैं इतनी खूबसूरत होती हैं, वो कहती हैं मुझे खूबसूरत फील नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो बंदा मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो मुझे नहीं फील कराता कि मैं खूबसूरत हूँ। बहुत लोगों का ये प्रॉब्लम। ठीक, कैसे नहीं उसने फील कराया? आपको फिजिकली रिजेक्ट किया उन्होंने? नहीं। तो आपको बोला कि आप बुरी लगती हैं मुझे? नहीं। आपको कहा आप बुरी लग रही हैं? नहीं। कैसे? ये साबित करना अपने आप को बहुत ज़रूरी है। और कई चीज़ें आप कहते हैं जी उन्होंने ये किया, एक ज़माने में ये किया। एक ज़माने की बात नहीं कर रहे आप, इस वक्त कह रहे हैं कि जी वो मुझे बुरा फील कराते हैं। ठीक हो गया? हमें अक्सर लोग ये करते हैं। मसला ये है कि वैसे इन सारे लोगों को, इन लेडी को फ़र्ज़ करो कोई बंदा है, कोई बड़ा खूबसूरत सा आदमी, और उसको ये इशू लग गया कि जी मेरी बीवी मुझे अप्रिशिएट नहीं करती है। उसके दोस्तों से कह रहे हैं तुम बड़े खूबसूरत और हैंडसम आदमी हो, उसके कॉलीग्स कहते हैं, उसके ऑफिस के लोग कहते हैं, उसको हर बंदा बाहर कहता है, उसकी माँ कहती है मेरा चंद वर्गा पुत्र, उसको उसके कज़न और भांजियाँ भतीजे कहते हैं जी वो हैंडसम हमारे मामू हैं या चाचू हैं या जो भी हैं। भाई इतने लोग कह रहे हैं। अब आपका प्रॉब्लम ये, आप चाहते हैं कि सिर्फ वही बंदी आपसे कहे कि आप बड़े हैंडसम और प्यारे आदमी हैं, बट आप कितने हैंडसम और कितने प्यारे हैं वो कितनी दफ़ा कहेगी आपको, और बार बार कहेगी। वो आपके साथ हैं, बता रहा है कि आप हैंडसम और प्यारे हैं, आपको वो टॉर्चर नहीं करती हैं, आप हैंडसम और प्यारे हैं, आप किसी के पीछे बुराइयां नहीं कर रही, आप हैंडसम और प्यारे, सब कुछ तो कर रही हैं वो। तो ये खामखा की जो हमारी चीज़ें होती हैं ना, फ़र्ज़ करें बहुत लोगों को ये होता है कि वो मेरे पास तकरीबन अगर मैं हिसाब लगाऊं ना तो 70% से ज़्यादा लोगों की 2-4 कंप्लेंट्स होती हैं, और उनमें से एक ये होती है कि वो, जैसे उन्होंने कहा था कि तुम बेवकूफ़ हो या तुम्हें बात करनी नहीं आती। लेकिन ओवरऑल क्या आप लॉयर हैं, क्या आप डॉक्टर हैं, क्या आप IT का काम करते हैं? वो जब आपको नौकरियां मिलती रहती हैं, उन्होंने कभी आपसे कहा है कि आपको बात नहीं करनी आती? नहीं, उन्होंने कभी नहीं कहा। तो इसका मतलब है बात तो करनी आती है आपको। इस पर्टिकुलर रिलेशनशिप में जो आपको करना चाहिए वो आप कम्युनिकेट नहीं कर रहे, इसलिए आपसे कहा जा रहा है कि आपको बात नहीं करनी आती। जैसे आज परवीन जी ने कितना अच्छा मिसाल दिया। आइडियल जो रिलेशनशिप्स होते हैं ना, वादवा जी, परवीन जी और कुछ जैसे लोग हैं जिनके रिश्तों में मैं देखता रहता हूँ, इनमें वो खुद कह रही हैं कि मैं कट टू कट बात करती हूँ। हैदराबाद के चार मीनारा के लोग सीधी सीधी कट टू कट बात करता हूँ।
तो अब वो जो बातें तो करता है सीधी सीधी सिंपल, लेकिन अगले बंदे को कोई उसका बैकग्राउंड चाहिए ताकि वो एसोसिएट कर सके बात को, ताकि और वो उसको रजिस्टर करते हैं। ये कहते हैं, और वो उनको कहते थे तुमने ये बात पहले ऐसे की थी, आज तुम ऐसे कह रही हो, क्योंकि उनके दिमाग में कंपार्टमेंट के अंदर वो बात जो आपने बोली है वो आपकी इज्जत करते हैं, प्यार करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। उन्होंने याद भी कर लिया कि भाई ये ऐसा बंदा है, इसको ये चीज़ अच्छी लगती है, इसने ऐसी कही थी चीज़, ये बात ऐसे। अब जब वो बदल के ये खुद भूल गई हैं या बदल के कुछ कह रही हैं तो अगले बंदे को तो एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी ना। तो जितनी रोज़ एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी आपको, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आप आसान नहीं हो रहे। तो इन्होंने एडजस्टमेंट की, उन्होंने की, लेकिन बार बार एक ही एडजस्टमेंट नहीं करनी होती। मैं यहाँ आऊँ और मैं ये रोज़ माइक को सही करूँ और पीछे से नॉबे मैं ठीक करूँ शो करने से पहले, जब मैंने ध्यान भी देना है, दुनिया से बात भी करनी है, काम भी करने, और मैं ये सारा रोज़ कर रहा हूँ, तो आपको लगता है मैं इसी तरह प्यार से आपसे कहूँगा? नहीं, ठीक है। अब चलिए एक लास्ट कॉल ले लेते हैं। रेडियो आज़ाद यूरो, आज तो पता ही नहीं चला 1 घंटा 50 मिनट गुजर गए जी। रेडियो आज़ाद यूरो, हेलो आज़ाद जी। जी मैम, हेलो। आपका मैंने रिपीट शो सुना था, सो आई नो यू आर टॉकिंग अबाउट डिफिकल्ट। ठीक है, पॉइंट पे आइए। तो हाँ, तो कपल ऑफ पॉइंट्स ये है कि बिजनेस में या काम में अगर आप देखें तो sometimes these difficult people, they don't believe in win-win situations, you know. They always want to win, like they always think कि बस सामने वाले को अगर if they didn't make the other person feel bad until that time, they don't feel that they won. And it's very difficult to make such people happy. So until unless you say कि अच्छा भाई ठीक है, you know, they want everything their way. Okay. Every single thing, and that's just not going to happen. And the second point is they are very nitpicky. Matlab they get hung up on small things and they don't see the big picture idea. ठीक है, नाइस ऑफ यू मैम, थैंक यू वेरी मच। 2 पॉइंट्स हैं जिसके अंदर मेकिंग अदर्स फील बैड। उनका पॉइंट ये था कि ऐसे भी कुछ लोग होते हैं दैट दे विल मेक इट अ पॉइंट टू मेक यू फील बैड। आई कैन नॉट एसोसिएट विद दिस पॉइंट बिकॉज मेरी जिंदगी में कोई ऐसा आदमी नहीं है who is trying to make me feel bad, because मैंने किसी को इतनी औकात ही पे ही नहीं रखा कि वो मुझे फील बैड कराएं, ठीक है। क्योंकि मेरे जो जितने भी रिश्ते या काम जिन लोगों से मैं करता हूँ, मैं उन सबको पसंद करता हूँ, मैं उनसे प्यार करता हूँ, मैं उनकी इज़्ज़त करता हूँ, वो मेरी इज़्ज़त करते हैं। मेरे घर में जितने मेरे रिश्ते हैं वो सारे एक तरीके पे, एक सिस्टम पे बने। नोबडी, आई नेवर फेल्ट दैट समबडी इज़ ट्राइंग टू मेक मी फील बैड। एक आदमी जिसने मैंने तनख्वाह दी हुई है, आप मुझे फील बैड कैसे कराएंगे कि मुझे आपने तनख्वाह नहीं दी? कैसे मुझे फील बैड कराएंगे? मैंने तो दी हुई है। फिर आपने एक चीज़ मुझे दी, मैंने उसके बदले में आपको एक चीज़ दी, आप मुझे कैसे फील बैड कराएंगे कि मैंने नहीं दी? एक्यूरेट, बेस्ट पॉसिबल तरीके से दी है। तो ये समझना ज़रूरी है कि नोबडी कैन मेक यू फील बैड एक्सेप्ट फॉर पीपल हु आर एक्चुअली बैड, और उनके आपकी लाइफ में वैसे ही कोई जगह नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये भी जो फीलिंग है ना, मेकिंग, ये जुमला क्या था? मेकिंग अदर्स फील बैड, तो फील की बात आ रही है। तो जब आपकी फीलिंग्स आपके इख्तियार में है, लोगों के इख्तियार में नहीं है, तो फिर नोबडी कैन मेक यू फील बैड ऑल्सो। लेकिन जो विन विन सिचुएशन, निट पिकी होने का मतलब ये नहीं है कि अब मैं जैसे कहा कि जी मैं कहूँ कि ये बटन रोज़ ना प्रेस हुए हों, अब मैं आऊँ रोज़ प्रेस हूँ, मैं जब काम करने लगूँ मुझे इसको ठीक करना है, तो ये निट पिकी नहीं हो रहा। ये बेसिक्स हैं जो ऐसे ही रहने हैं। जो मियाँ बीवी के घर में अगर एक बंदी बेगम जो है वो डिसिप्लिन है, टाइम की पाबंद है, तो वो अब कभी भी शौहर साहब जो है वो टाइम पे नहीं होते, तो वो नेट पे की नहीं हो रही भाई। वो बेसिक्स है, उसकी लाइफ का बेसिक है। वो जिस घर से आई है, जिस इंस्टीट्यूशन से आई है, वो बेसिक्स पे काम करती हैं, और उसके बगैर उनका ये रूट है, उनका जड़ है उनकी, उसके बाद वो चीज़ें ख़राब हो जाती हैं उनकी। तो आप थोड़ा सा, क्या डिसिप्लिन होने से कोई ख़राबी हो जाएगी? क्या पंक्चुअल, कोशिश तो करें, चीज़ें तो बेहतर करें। इसी तरह भाई साहब जो हैं उनको कहते हैं जी मैं एक हद से ज़्यादा पैसे नहीं खर्च कर सकता, हमें सेव करना चाहिए। और मैडम अगर ज़्यादा पैसे खर्च कर रही हैं तो, और वो अब वो नेट पिकी नहीं हो रहे, वो ये कह रहे हैं कि भाई ज़रूरत की चीज़ें रखें, अब अगला हमारा ये गोल है, हमने ये चीज़ लेनी है, या बच्चों के लिए हमने पैसे सेव करने, या हमारा ये प्लान है, हम दोनों ने तो मिलकर बनाया था, उसकी तरफ जाना है। तो यू हैव टू सप्लीमेंट, सपोर्ट ईच अदर। किसी भी रिलेशनशिप में, हम कंपनी में यही काम करते हैं, चीज़ों में भी यही करते हैं। कुछ और सवाल बहुत मज़े के हैं जी। एक सवाल आया, क्या आज़ाद जी आपने मुश्किल लोगों से अपने रिश्ते तोड़े हैं? पिछले शो में भी आया था। इसका सिंपल जवाब अगर आपको चाहिए तो मैं आपको सिंपल 2 लाइनों में देता हूँ। एक ये, मैच्योरिटी और क्रिटिकल थिंकिंग की जो लाइफ होती है ना, उसमें आप रिश्ते तोड़ते नहीं हैं। रिश्ते वक्त के साथ खुद ही फेड अवे हो जाते हैं, आपको तोड़ने की ज़रूरत नहीं होती।
तोड़ने में और बड़े मसाइल और बड़े बखेड़े, बड़े लड़ाइयाँ झगड़े, अजीब अजीब लोगों के, हर बंदा अपनी तरीके से डिफरेंटली चीज़ों को बिहेव करता है, उनके ऊपर उनको हैंडल करता है। तो बेहतर यह वक्त के साथ साथ चीज़ें खुद ब खुद डिमिनिश हो जाती हैं, इसलिए आपको कुछ तोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उनका एक था कि हाउ डू यू हैंडल प्रॉब्लम्स विद डिफ़िकल्ट पीपल, सवाल था, और ये मेरा ख्याल है आखिरी सवाल है, और अभी तो सवाल ख़त्म ही नहीं हुए, अभी तो शुरू हुआ था और मुझे 1 घंटा 40-50 मिनट गुजरने का पता ही नहीं चला, तो नज़म का टाइम आ गया। सो सिंपल तरीका है जी, पहले मैं जैसे अप्रोच करता हूँ, मेरी ये प्रॉब्लम, बहन भाई, माँ बाप जब खांजी थे, माँ थी, बहन भाई थे, दोस्त थे, फ़ौज में, मेरे अपने 4 कामों में जो मैं करता हूँ, रेडियो पे, बाकी सारे काम, इन जमा, सिंपल सी बात है, प्रॉब्लम है क्या। पहली बात है, मुझे किसी को पर्सनल इशू नहीं होता, मुझे सब लोग बताया है पहले, जिस के साथ काम कर रहा हूँ, जिस के साथ मेरे रिश्ते हैं, वो मेरी वांट है, नीड नहीं है। आई एम डन विद माई नीड्स, बेसिक चीज़ें अल्लाह ने बड़े कर्म किए हैं मुझ पर शुरू से ही, तो वांट्स है मेरी। एवरीबडी हु इज़ इन माई लाइफ इज़ अ वांट, आई वॉन्ट देम टू बी इन माई लाइफ। इसलिए जब आपकी ये ख्वाहिश होती है तो फिर आप लोगों के साथ उस हिसाब से डील करते हैं। किसी बंदे को कोई प्रॉब्लम आती है आपके साथ, या वो डिफ़िकल्ट हो रहे हैं, या सिचुएशन डिफ़िकल्ट हो रही है, तो ये भूल जाएं कि वो बंदा डिफ़िकल्ट है, सिचुएशन क्या है। अब सिचुएशन पे आ जाएंगे, क्योंकि डिफ़िकल्ट लोग मेरे साथ चल ही नहीं सकते, ना मेरे साथ काम कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे उनकी समझ ही नहीं आती, क्योंकि मुझे चीज़ों को सिंपल रखना होता है, बेसिक करना होता है। अगर आप ये नहीं करेंगे तो वैसे ही वक्त के साथ साथ आप निकल जाएंगे मेरी ज़िंदगी से। सिंपल है ये, ऐसा ही हुआ, इसलिए मैं ज़्यादा जोर नहीं लगाता इन चीज़ों पे। अब आप मुश्किल नहीं है, मैं मुश्किल नहीं हूँ, आसान करने की कोशिश कर रहे हैं। हम कुछ चीज़ों को बेसिक समझ गए, आपका क्या रोल है, मेरा क्या रोल है, किसी भी रिश्ते में या बिजनेस में है या किसी भी ताल्लुक में है, तो हम क्लियर हैं एक दूसरे के बारे में। अगर आप मेरे साथ क्लियर नहीं है तो नहीं चल सकते मेरे साथ, मैं आपके साथ क्लियर नहीं हूँ तो आप मेरे साथ नहीं चलेंगे, ठीक है, हम दोनों नहीं चल पाएंगे। तो ये सारे मसले ही नहीं है हमारे, मसला हमारा ये है कि प्रॉब्लम क्या है। सो क्या प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप क्या है, रोल क्या है इस रिलेशनशिप में हमारा, ये 3 सवाल बहुत ज़रूरी हैं। क्या रिश्ता है आपका और मेरा, इसमें रोल क्या है अपना अपना, और तीसरा अब प्रॉब्लम क्या हुआ है, ठीक। तो ये पहले जानना ज़रूरी है। अच्छा, मेरे पास कोई बंदा भी आता है ना, तो वो ऐसे नहीं आता, उसके जहन में कुछ ना कुछ होता है, जब सोल्यूशन आपके पास भी होना चाहिए। आप ज़ीहोश आदमी हैं, ज़ीरू आदमी हैं, आप मेरे पास जब प्रॉब्लम लेके आओगे तो कोई ना कोई सोल्यूशन, कोई अल्टरनेटिव स्मार्ट लोग साथ लेके आते हैं, उनको पता होता है। तो मेरा पहला ये होता है, अच्छा इसका, अगर मेरा डोमेन नहीं है, कोई टेक्निकल साइड है, कोई ऐसी फाइनेंशियल साइड है जो मैं ज़्यादा नहीं समझता, कोई और 3-4 मेरे वीक एरियाज़ हैं उसमें कोई हैं, तो उनको वो आता है, तो पूछूंगा जी आपके पास डिसीजन क्या करें, तो वो अपना तरीका बताएंगे, ठीक है। मुझे अगर उसकी कुछ समझ आ गई है, या मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, या ये काम हो सकता है, तो मैं बता दूंगा, ठीक है करते हैं, नहीं होगा तो चलें ये कैसे करेंगे, ठीक। ये 2 चीज़ें बीच में से निकल आएँ। उसके बाद सोल्यूशन निकाल दिया आपने, एक पेज पे रहेंगे, किस चीज़ को ऐसे करके देखते हैं, रिजल्ट बताएगा और वक्त बताएगा ये चीज़ ठीक है या नहीं है। आपको वो सूट करता है तो ठीक है, नहीं सूट करता है तो आप बताएं आप क्या करना चाहते हैं, वो भी करके आपने देख लिया। अगर वो चीज़ फ़र्ज़ करो नहीं होती है और अगले बंदे को लगता है कि जी हम साथ काम नहीं कर सकते, ठीक है, तो मैं सिंपल कहता हूँ आप ऐसा करें, काम रहने दीजिए, नहीं करते काम। आपके इसके जो पैसे बने, या जो भी इस रिश्ते में अभी हम हैं, इसका अब हम क्या करें, या तो ये आप रख लें, आप ले लें, या फिर आप छोड़ दें, ये मुझे दे दें, मैं अपने हिसाब से चला लेता हूँ ये काम। ये रिश्तों में भी मैं ऐसा ही हूँ, इतना ही सिंपल है, इतना ही लॉजिकल है यार। अगर रिश्ता रखना है तो मुझे आपसे लड़ना नहीं, और अगर मुझे आपसे रिश्ता नहीं रखना ना, तो फिर तो बिल्कुल ही नहीं लड़ना, फिर तो जल्दी से जल्दी फारिग करो मेरा पुत्र। क्योंकि ज़िंदगी में मैं इन कामों के लिए नहीं आया। खुदा ने इंसान को इन छोटे छोटे अदालतों में खड़े होने के लिए नहीं पैदा किया, या आपने हर वक्त लड़ाई झगड़े में या टेक्स्टों में या बदख्वाइयाँ या बदतहजीबियाँ करने के लिए नहीं पैदा किया। इंसान का रोल इन तमाम चीज़ों से बहुत बड़ा है। ये सारी चीज़ें ज़िंदगी का सिर्फ साइड ऑर्डर्स हैं, इंजॉय करने के लिए, ज़िंदगी को साथ चलाने के लिए, ज़िंदगी में एंजॉयमेंट रखने के लिए, खुशी कशीद करने के लिए ये तमाम चीज़ें होती हैं। असल मिशन आपका क्या है, अक्सर मकसद क्या है, एम क्या है, उसके ऊपर आपने फोकस रखना होता है। ये तो आज सिर्फ 2-3 पेज ही आप लोगों तक पॉइंट्स पहुँचे, अभी ढेर लगे हुए हैं चीज़ों के, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आज के शो से हमने कुछ ना कुछ सीखा होगा। और जाने से पहले आज की आखिरी सी बात, आखिरी और छोटी सी बात, ठीक। अगर हमें पता चल गया है कि हम मुश्किल आदमी हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? सिंपल असूल, लोगों से दूर रहें। आप अभी मैच्योर नहीं हुए, आप अभी रिस्पॉन्सिबल नहीं हुए, आप अभी मेंटली क्लियर नहीं हैं। टाइम लीजिए अपना, और ये महीनों में, सालों नहीं लगेंगे इस काम को, घंटों में ये चीज़ें हल की जा सकती हैं। मैं कौन हूँ, मैं क्या चाहता हूँ,
मैं इतना मुश्किल क्यों हूँ, हर बंदा क्यों कहता है कि आप मुश्किल हैं, मेरे रिजल्ट्स क्या आए हैं, मुझे इससे क्या मिला है, मैं अगर कुड़ता रहता हूँ, परेशान रहता हूँ, मेरी सेहत ख़राब हो रही है, मेरा जहन ख़राब हो रहा है, मैं किसी से प्यार करता हूँ, कुछ दे भी नहीं पा रहा उसको, मैं कोई अच्छी चीज़ कंट्रीब्यूट भी नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं ऐसा क्यों हूँ। गाना भी है, मैं ऐसा क्यों हूँ, याद है, लक्ष्य फिल्म का। सो मेरा ख्याल है, हाँ। सो ये जो इल्म की तार के साथ मेरी फिल्म की तारें मिलती हैं ना, तो अच्छा लगता है, एंजॉय करते हैं। आप तो लाइट भी रखा करें ना, इतनी मुश्किल बातें होती हैं यार, इसको थोड़ा सा आपने लाइट भी तो रखना होता है, ठीक है। सो ये आपने समझना है कि पहले आप पीछे हटें, क्योंकि आप जब बीमार हैं, आप कोरोना वायरस है आपको, तो अब आप प्यार तो करना चाहते हैं, लोगों से हक भी करना चाहते हैं, हाथ भी मिलाना चाहते हैं, मिलना भी चाहते हैं, उनके साथ खाना भी शेयर करना चाहते हैं, लेकिन आप अपने किया तो लोग बीमार हो जाएंगे, उनके हालात ख़राब हो जाएंगे, कोई इससे जान भी जा सकती है, किसी का वक्त ज़ाया हो जाएगा, किसी की ज़िंदगी ऊपर नीचे हो जाएगी। ये बिल्कुल ऐसा ही है। तो इस वक्त आपने अपने आप को क्वारंटीन कर लें, अलहदा हो जाएं, चीज़ों के बारे में सोचना समझना, वॉक करना शुरू करें। कुछ लोग जो आपको लगता है कि सेंसिबल है, उनसे कुछ चीज़ें आप शेयर कर लीजिए, पर्सपेक्टिव लेने में आसानी हो जाएगी। रब की किताब को पढ़िए, अपने आप को आसानी के साथ अलाइन कीजिए, तो आपको पता लग जाएगा कि कहाँ छोटे छोटे डिस्कनेक्ट हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप में 2-4 चीज़ें बेसिक्स होंगी और फिर उस पर काम मुसलसल करते रहना है। पहले बेसिक्स, फिर अपने आप पे हर वक्त काम करते रहना है। फिर कभी कभी आप लोगों को फर्म हो रहे होंगे, कभी कभी आपको सज़ा देनी होगी लोगों को, कभी कभी आपको लोगों को हर किस्म की ट्रीटमेंट करनी होगी। मकसद सिर्फ याद रखना है आपको, किसी का बुरा नहीं चाहते आप, रिश्ते चलाना चाहते हैं आप, सज़ाएं लोगों को नहीं देना चाहते, सिर्फ सबक सीखना है उन्होंने और आपने, ताकि साथ मिलकर चल सकें, एक दूसरे की कदर कर सकें। इंसान नाशुक्रा और बेसब्रा है, किताब में एग्जैक्ट वर्ड्स में ऐसे लिखा हुआ है। हम सब के अंदर ये चीज़ें आ जाती हैं, अगर हम थोड़ा सा सोच के समझ के करेंगे तो ज़िंदगी हो जाएगी आसान। ठीक हो गया, पता ही नहीं चला, हमारा वक्त हो गया ख़त्म। ऐसे ही कसम ले लें पैदा करने वाले की, पता ही नहीं चलेगा। एक दिन मैं ये शो करने नहीं आऊँगा, एक दिन आप लोग भी इस शो को सुन नहीं पाएंगे या ना देख पाएंगे, हम दोनों की ज़िंदगी का वक्त ख़त्म हो जाएगा। हर लम्हा जो मिला हुआ है वही लम्हा है, इसी मोमेंट में जीना है, इसी में कोशिश करनी है, इसी में बेहतरी चाहनी है, इसी में लोगों के लिए आसानी पैदा करने की कोशिश करनी है, इसी में लोगों को सिखाने समझाने पढ़ने पढ़ाने। 2 ही महफिलें होती हैं, एक जिसमें आप कुछ सीखते हैं, दूसरा आप उसमें कुछ सिखाते हैं। ये जो वक्त अभी है, आज है, रात को हर रात सोने से पहले आपके मामलात तय होने चाहिए। कल उठें ना उठें कुछ पता नहीं, मिलियंस लोग नहीं उठेंगे सुबह, क्योंकि ऐसी नंबर्स में दुनिया से लोग चले जाते हैं। तो ये समझना ज़रूरी है, वक्त नहीं है, आपको लगता है न था, न है, न होगा। किस वक्त मौत वाय चीज़ है, इसमें एक शो करते हैं ताकि हमें मौत के बारे में कुछ क्लियर नहीं है चीज़ें, हमें लगता है हमने बड़ा लंबा रहना है और फिर पता नहीं चलता, और उसकी इंडिकेशंस क्या होती हैं, 6th सेंस में इंसान को पता भी चल सकता है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। लेकिन एक लम्हे का झगड़ा होता है फिर, और वो लम्हा कारगर हो जाता है। इसीलिए पीछे लोगों से जब चले जाना है ना इस दुनिया से, तो कम से कम 1, 2, 3, 4 लोग आपके ऐसे हों जिनको पता हो आप कौन थे, जिनको पता हो आपने बुरा नहीं चाहा, जिनको पता हो आपने बुरा करने की कोशिश नहीं की, जिनको पता हो आपने जितना जान लगा सकते थे दिलो जान से रिश्तों में, लोगों में, रब के काम को करने की कोशिश की आपने। ये जिसको जितनी जल्दी ये क्लियर होगा रिश्तों में, उतनी जल्दी रिश्ते मजबूत होंगे। ये पता चल जाए कि आप थे कौन, अच्छे थे या बुरे थे। अगर आप बुरे भी हैं तो कोई टेंशन नहीं है, बुरों में अच्छे ही रहेंगे। अगर अच्छे हैं तो अच्छों में अच्छे हैं, और रब के बंदे हैं या नहीं हैं, ये जानना और इसको हिसाब लगाना, और इसको जब कहा है उस टीम में है तो फिर आप टीम के खिलाफ नहीं खेल सकते, अपने गोल में गोल नहीं कर सकते आप। इतनी अकल समझ तो होनी चाहिए। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो हमने की हैं। अभी बहुत कुछ है, अभी सिर्फ हमने आई जस्ट स्क्रैच द सरफेस, बल्कि गला खंगारा था, आज 2 घंटे गला ही खंगारते रहे हम। तो बाकी हमें इजाज़त दीजिएगा, उम्मीद करते हैं कि जी अगला प्रोग्राम जो है इससे बेहतर होगा। बाय द वे, दुनिया में जहाँ जहाँ आप लोग हमें सुन रहे हैं, हमारे स्टूडियो का नंबर है 9725019390। ये शो सुनने का, इसको इतने लोगों में शेयर करने का, हज़ारों व्यूज़ और लाइक्स जो भी आप लोग इसको देते रहते हैं, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐप अगर आपके पास नहीं है तो ये शो सिर्फ फ्राइडे को होता है, बाकी दिन हमारे शोज़ जो हैं वो आप तमाम के तमाम ये मंडे को भी सुन सकते हैं, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, 5 डेज़ अ वीक आप ये शो सुन सकते हैं। और उसके लिए आपको सिर्फ ऐप चाहिए। दुनिया में किसी भी जगह पे 1.7 MB का हल्का फुल्का, जबकि बैंक का ऐप भी 400 MB का होता है, ठीक है।
बाकी ये इंस्टाग्राम को भी 350 MB के होते हैं, हमारा सिर्फ 1.7 MB का, हल्का फुल्का, ना आपकी तबीयत पे गरां गुजरेगा, ना आपकी समा खराशी होगी जी, ठीक है। इट इज़ नॉट गोइंग टू स्क्रैच योर ईयर ड्रम्स ऑल्सो, और ना ही आपको भारी कम भरकम कहीं फील होगा। सो ऐप डाउनलोड कर लीजिए आईफोन और एंड्रॉयड पे, और हमारे साथ रहिए। 4 to 6 सेंट्रल स्टैंडर्ड टाइम है दुनिया में हमारा, हम यहाँ टेक्सास डैलस में होते हैं। सो और कोई चीज़ आसानी करने के लिए आपके पास azad@radioazad.us है, हमारा डायरेक्ट आपके पास azadkhan.official का इंस्टाग्राम पेज है, रेडियो आज़ाद का इंस्टाग्राम पेज है, info@radioazad है, radioazad.us है, हर जगह पे है। आप अपने पॉइंट्स भेजना चाहते हैं, अपने कमेंट्स देना चाहते हैं, अपनी कोई ऑब्जर्वेशन देना चाहते हैं, कोई एंगल किसी चीज़ पे लेना या देना, या टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं बोल के लब आज़ाद तेरे के लिए, तो सब कुछ आपके लिए आसानी है, ठीक है जी। और हम तक पहुंचना बहुत ही आसान है। ढूंढने से तो कहते हैं रब मिल जाता है, अच्छा रब को लोग ऐसे ढूंढ रहे हैं जैसे कि खो गया था। रब तो रहता है 4 सू हाजिर, मैं ही गायब कहीं पे रहता हूँ, ठीक। और अब आए ही हैं तो ये आपकी एक नज़म लिखी थी जी आप लोगों के लिए, ये मुश्किल लोगों के लिए है जो एक आसान आदमी ने लिखने की कोशिश की है। उम्मीद करते हैं कि इससे हमें अपनी ज़िंदगी और अपने बहुत सारे काम छलकेंगे। और थोड़ा सा म्यूज़िक ना हो जाए पहले? चलिए ऐसा करते हैं, आज इसको आपको ना गिटार का म्यूज़िक बजाते हैं। हर दर्द झोली में यूं डालकर हमारी, हर दर्द झोली में यूं डालकर हमारी, कहते हो हमसे कि प्यार करते हो। हर दर्द झोली में यूं डालकर हमारी, कहते हो हमसे कि प्यार करते हो। अपने डर को हर लम्हा सलीब बनाकर, अपने डर को हर लम्हा सलीब बनाकर, रोज मौत को गले का हार करते हो। जब दुश्मनी ही नहीं तुमसे, जब दुश्मनी ही नहीं तुमसे किसी से, फिर क्यों सितम हम पे सरकार करते हो। लगाकर घात यूं हमारा इंतजार करते हो, लगाकर घात यूं हमारा इंतजार करते हो। तुम वहां हो और यहां से वार करते हो, हमारे साथ और यूं हमारे बाद भी तुम, हमारे साथ और यूं हमारे बाद भी तुम, किस शान से धोखे का कारोबार करते हो। हर दर्द झोली में यूं डालकर हमारी, कहते हो हमसे कि प्यार करते हो।